हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में हम लोग इकोनोमेट्रिक्स एग्जाम से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन। कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आ सकता है, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये मैं आपको लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इकोनोमेट्रिक्स का बेसिक आइडिया होगा। अगर आपने मुझसे पढ़ी है तो जितने भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं वो सारी की सारी वीडियो आपने देख रखी होंगी, बुकलेट के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखे होंगे, या फिर अगर आप कॉलेज से पढ़े हो या किसी और कहीं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो आपने जो भी आपके पास वीडियो मिली होंगी उसको आप देखे होंगे, या फिर जो भी क्लास में कराया होगा वो आपने किया होगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपको बेसिक आइडिया इकोनोमेट्रिक्स की होनी चाहिए। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनोमेट्रिक्स में जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इकोनोमेट्रिक्स के पेपर के लिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो जब आप यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे होंगे इकोनोमेट्रिक्स में, तो उसमें आपने कई सारे प्रूफ देखे होंगे कि बीटा 1 एंड बीटा 2 का एस्टिमेशन देखा होगा, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 देखा होगा। उसके बाद और भी कई सारे प्रूफ उसमें होते थे, जैसे कि आप जब OLS एस्टिमेटर निकालते थे तो उसके बाद आपके पास कुछ प्रूफ्स होते थे। समेशन ऑफ EI 0 होता है, समेशन ऑफ EI XI इक्वल टू 0 होता है। ये सारे प्रूफ्स आपको आपके माइंड में रहना चाहिए। फिर एफिशिएंसी ऑफ बीटा 2 हैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछता है, एफिशिएंसी ऑफ बीटा 2 हैट को प्रूफ करो, तो ये प्रूफ आपको आना चाहिए। तो जो भी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 से एनोवा टेबल कैसे आपने डिराइव किया था, ये सभी चीज़ें, तो जितने भी प्रूफ्स यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 में था वो आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि पेपर में हो सकता है इनमें से कोई भी 1-2 प्रूफ्स 5 या 10 मार्क्स में आपसे पूछ ले। मतलब एक प्रूफ्स का जो वेटेज होगा मैक्सिमम आई थिंक 5 मार्क्स होगा, 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 5 मार्क्स में ही पूछेगा या 3 मार्क्स में पूछेगा आपसे, 3 मार्क्स में। तो प्रूफ्स तो आपको यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 से देखना है। तो प्रूफ्स के करने के बाद जो बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है इकोनोमेट्रिक्स में, वो आता है इंटरप्रिटेशन। तो मैं आपको एक चीज़ लिखवाता हूँ, ध्यान से देखना। आपने जब इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा है ना, तो आप यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये 2 मॉडल तो आपने पहले पढ़ा होगा। इसके बाद आप फंक्शनल फॉर्म पढ़े होंगे। फंक्शनल फॉर्म में आपने देखा होगा लॉग लॉग मॉडल, जिसको आप लॉग लीनियर मॉडल भी बोलते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा लॉग लीन मॉडल, लॉग लीन मॉडल को आप लोग ग्रोथ रेट मॉडल भी बोलते हैं, ग्रोथ मॉडल। उसके बाद आपने देखा होगा लीन लॉग मॉडल। इसके बाद आपने देखा होगा रेसिप्रोकल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल, ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मॉडल। तो इन सभी अलग अलग फंक्शनल फॉर्म के आप अलग अलग रिग्रेशन मॉडल आपने पढ़ा है। आपको इन सभी मॉडल के में जो स्लोप कोफिशिएंट है और जो इंटरसेप्ट है, इसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। इंटरप्रिटेशन आपसे पेपर में 2 या 3 मार्क्स में पूछता है, लगभग आपसे पूछेगा। इसके बाद जो है ना, डमी वेरिएबल में भी इंटरप्रिटेशन आपने सीखी होंगी। डमी वेरिएबल में जहाँ क्वालिटेटिव वेरिएबल से आप डील करते हैं, डमी वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं ना एक एग्जाम्पल लूँगा। इन सभी जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं अलग अलग फंक्शनल फॉर्म, इसका इंटरप्रिटेशन एक बार रिवाइज मैं आपको करवाऊंगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने कि मतलब ऑनलाइन एग्जाम के चक्कर में पढ़ा ही नहीं होगा पूरे साल, मतलब पूरे सेमेस्टर पढ़ा ही नहीं होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और जिनको इन सभी मॉडल का इंटरप्रिटेशन आता है, स्लोप कोफिशिएंट का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं और इंटरसेप्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आप क्या करो, आप वीडियो को आगे बढ़ा के आगे देख लो, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, इन सभी का एक बार इंटरप्रिटेशन आप लोगों को करवाने वाला हूँ कि कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले लेट अस सपोज मेरे पास एक y डिपेंडेंट वेरिएबल है और y को मैं मान के चलता हूँ ये GNP है, ये क्या है, GNP है। इसके बाद एक मेरे पास x है जिसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल दो और इकोनोमेट्रिक्स में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं। लेट अस सपोज ये है मनी सप्लाई, ये क्या है, मनी सप्लाई। चलो तो आपको y और x ये दोनों क्या है, ये एक्सप्लेन कर चुका है पहले से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लीनियर मॉडल की, लीनियर मॉडल। अगर लीनियर मॉडल हमारे पास है तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, y i
इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi, कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर मुझे इसमें बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन करनी हो और बीटा 1 की इंटरप्रिटेशन करनी हो तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीटा 2 का इंटरप्रिटेशन इसमें कैसे होगा। हम लोग लिखेंगे व्हेन मनी सप्लाई, x का मतलब मनी सप्लाई है ना, व्हेन मनी सप्लाई increases by 1 unit, when money supply increases by 1 unit, then mean predicted GNP increases by बीटा 2 यूनिट। जब ये 1 यूनिट से बढ़ेगा तो जो yi है वो बीटा 2 यूनिट से बढ़ेगा, ठीक है ना। मीन प्रिडिक्टेड जीएनपी इंक्रीजेज बाय बीटा 2 यूनिट। तो आपको इस तरीके से देखना है, ये मतलब आप मायने में रख लो कि लीनियर मॉडल रहेगा तो किस तरीके से हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर पेपर में आता है तो कर दोगे तो 1 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसमें बीटा 1 की बात करूँ तो बीटा 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन मनी सप्लाई इज 0, when money supply is 0, then mean predicted GNP is बीटा 1। जब ये 0 बन जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा और ये yi इक्वल टू बीटा 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लीनियर मॉडल का। अगर लीनियर मॉडल में आता है तो हमें ऐसे कि इस तरीके से कुछ तरह इंटरप्रेट करना है इसको। अब इसके बाद लीनियर मॉडल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लॉग लॉग मॉडल को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। मैं चुने चुने कुछ मॉडल होंगे जिसको मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि पेपर में इसी के आने के चांस ज़्यादा है। तो इसके बाद मैं दूसरा जो मॉडल कंसिडर कर रहा हूँ डैट इज़ लॉग लॉग मॉडल, लॉग लॉग मॉडल। और इसको ना आपको लॉग लीनियर मॉडल कह के भी पेपर में आ सकता है, लॉग लीनियर मॉडल, इसी का नाम होता है लॉग लीनियर मॉडल। चलिए अच्छा, लॉग लीनियर मॉडल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कुछ इस तरीके का हमारे पास होगा, ln yi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 ln xi। जितने भी वेरिएबल है हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट उन सभी के साथ लॉग लगा हुआ है, दैट्स वाई लॉग लॉग मॉडल, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बीटा 2 का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम लोग पता क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज बाय 1%। जैसे ही लॉग लॉग दिख जाए ना तो वहाँ परसेंट लग जाना चाहिए। व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज बाय 1%, देन मीन प्रिडिक्टेड GNP increases by बीटा 2%। GNP increases by बीटा 2%। सिंस ये लॉग लॉग मॉडल था तो इसमें भी चेंज परसेंटेज फॉर्म में आया और इसमें भी चेंज परसेंटेज फॉर्म में आया। सिंपली अगर मुझे बीटा 2 चाहिए ना तो मैं इसको डिफरेंशिएट, मतलब लॉग y जो भी मेरे पास लॉग y आई है, जो भी इक्वेशन है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू xi, या और यहाँ पे सिंस लॉग है तो विथ रिस्पेक्ट टू लॉग xi करूंगा, तब जाके मेरे पास बीटा 2 आएगा। क्योंकि जब इस चीज़ को आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू लॉग xi तो बीटा 1 0 बन जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आएगी और ये बचेगा बस। और जब भी बेसिकली जब भी मैं लॉग का डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं ना तो वो हमें रिलेटिव चेंज देता है। क्या देता है? रिलेटिव चेंज देता है। और रिलेटिव चेंज को हम लोग परसेंटेज फॉर्म में देखते हैं। समझ में आ गया? नॉर्मल जब हम लोग x का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमें एब्सोल्यूट चेंज देता है। अगर मैं इस तरीके से ये लिखूं, अगर मैं लिखूं dx तो ये dx का बेसिकली मतलब है एब्सोल्यूट चेंज। अगर वही मैं लिख दूं यहाँ पे d log x तो इसका मतलब है रिलेटिव चेंज। अगर आपने MME1 सेमेस्टर 1 MME1 पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप ग्रोथ रेट पढ़े होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि log x का डिफरेंशिएशन या log y का डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव चेंज। तो अभी के लिए इतना डीप में वैसे भी नहीं जाना, क्योंकि अगर पूरे सेमेस्टर डीप में नहीं गए तो पेपर के 2-3 दिन पहले डीप में जाने से कोई फायदा है नहीं। आपको ध्यान रखना है, अगर लॉग मतलब दोनों ही सारे वेरिएबल पे पास लॉग लगा हुआ है
तो वो लॉग लॉग मॉडल होगा। और इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे इस वाले में हम यूनिट यूज करते थे, यहाँ पे यूनिट ना यूज करके परसेंटेज करेंगे। व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज बाय 1% देन मीन प्रिडिक्टेड जीएनपी इंक्रीजेज बाय बीटा 2%। सिंस यहाँ पे भी लॉग था, यहाँ पे भी लॉग था, तो ये जो इसमें जो इंक्रीमेंट आया है वो भी परसेंटेज फॉर्म में आया है, और इसमें भी जो इंक्रीमेंट आया है वो भी परसेंटेज फॉर्म में आया है। समझ में आ गया? चलो, इसके बाद अगर मैं ये बीटा 2 हो गया ना, मैं बीटा 1 का करता हूँ। अब ध्यान से देखो बीटा 1 कैसे होगा। बीटा 1 का इंटरप्रिटेशन इसमें हो सकता है व्हेन मनी सप्लाई इज 1, व्हेन मनी सप्लाई इज 1 देन मीन प्रिडिक्टेड GNP is e पे पावर बीटा 1। देखो, जब आप x के प्लेस पे मनी सप्लाई इज 1 का मतलब है x की वैल्यू 1, क्योंकि x का मतलब ही मनी सप्लाई है। तो जब log 1 यहाँ पे देखो तो log 1 0 होता है, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी, ये 0 बन जाएगा। बचेगा बस क्या, log y इक्वल टू बीटा 1, तो y इक्वल टू ई पे पावर बीटा 1। तो बीटा 1 का जो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगा वो ये होगा, आपको माइंड में रखना है। हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, इस वाले केस में भी बीटा 1 को डिफाइन करने के लिए हम पहले इस टर्म को 0 बनाए थे, इसलिए लिखे थे मनी सप्लाई इज 0। तो यहाँ पे भी हम बीटा 1 को डिफाइन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए इसको 0 बनाना चाहते हैं। तो इसको इस बार मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 आता है। ओके, तो यहाँ से दो मॉडल, मतलब एक लॉग लॉग मॉडल और एक लीनियर मॉडल, इसका इंटरप्रिटेशन खत्म होता है। आपको माइंड में लेके चलना है, पेपर में आ सकता है। अब आगे देखो, लीनियर लॉग लॉग करने के बाद अब हम लोग करेंगे लॉग लीन मॉडल। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो मैंने लॉग लॉग मॉडल आपको बताया था, लॉग लॉग मॉडल में जो स्लोप कॉफिशिएंट होता है उसको इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। समझ में आया? चलो, अब है लॉग लीन मॉडल। लॉग लीन मॉडल को समटाइम्स ग्रोथ मॉडल भी बोला जाता है। क्या कहता है? ग्रोथ मॉडल। लॉग लीन इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, ln yi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस में बीटा 2 xi। मतलब अब देख लो, लॉग बस एक ना डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, बस इधर ही लॉग लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा लीनियर है। दैट्स वाई लॉग लीन मॉडल। पहचान जाओगे, लॉग लीन मॉडल, ये पूरा का पूरा लीनियर है और इसमें लॉग लगा हुआ है। ओके, और इसी को हम लोग ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। इसमें अगर मैं बीटा 2 की रिप्रेजेंटेशन बताऊं, इंटरप्रिटेशन, तो ये क्या होगा, व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। यहाँ पे भी मैंने यूनिट का वर्ड यूज किया क्योंकि यहाँ पे लॉग नहीं लगा हुआ है, और मनी सप्लाई एक्स के इंक्रीमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 यूनिट, जब लॉग लगा था पिछले वाले केस में लॉग में, तो ये 1% था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा, 1 यूनिट। देन मीन प्रिडिक्टेड GNP इंक्रीजेज बाय बीटा 2, ठीक है, इंटू में 100%। ध्यान रखना, बीटा 2 इंटू में 100%। इसमें क्योंकि अब जो है ना, यहाँ पे log y आई है, तो इसमें जो भी चेंजेस आएगा वो परसेंटेज के फॉर्म में हमें डालना है। और सिंस ग्रोथ मॉडल जो कि मैंने आपको बताया, तो ग्रोथ भी परसेंटेज के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको लॉग लीन मॉडल दिखे, तो आपको व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट देन मीन प्रिडिक्टेड GNP इंक्रीजेज बाय बीटा 2 इंटू में 100%। अच्छा, अब ये बीटा 2 इंटू में 100% क्यों आया, इन सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैंने फंक्शनल फॉर्म जब पढ़ाया था अच्छे से दे दिया था। अब एक्सप्लेनेशन समझने की या सीखने की टाइम बची नहीं है, तो अब आपको बस रिवाइज करना है और माइंड में सेट करना है कि पेपर में आएगा तो क्या करना है, ये लिख देना है। समझ में आया? चलो, अच्छा, इसमें अगर बीटा 1 की मैं बात करूं, तो सिंपली इसको हम लोग क्या कर देंगे, 1, मनी सप्लाई को 1 लेकर चलेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और बीटा 1 फिर से वही हो जाएगा, ई पे पावर बीटा 1। तो बीटा 1 का तो इंटरप्रिटेशन सेम ही रहेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर लॉग लीन होता है, लॉग लीन मॉडल, तो व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीज बाय 1 यूनिट, ये यहाँ पे 1 यूनिट इसलिए आया क्योंकि ये लॉग फ्री है, मतलब लॉग यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। देन मीन प्रिडिक्टेड GNP इंक्रीज बाय बीटा 2 इंटू में 100%, बीटा 2 इंटू में 100%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इसके बाद देखो आगे,
लॉग लीन के बाद हमारे पास एक आता है लीन लॉग मॉडल। लीन लॉग मॉडल, अच्छा लीन लॉग मॉडल का बेसिकली मतलब है अब एक तरफ लीनियर और दूसरे तरफ लॉग, मतलब वाई आई लीनियर होगा और ये होगा लॉग के फॉर्म में, तो बीटा 1 प्लस में बीटा 2 ln xi। ओके, अच्छा सारे मॉडल के साथ म्यू आई जोड़ लेना क्योंकि ये नॉर्मल मॉडल चल रहा है, तो म्यू आई, ऐसे म्यू आई का भी काम नहीं है, बट फिर भी जिसने अच्छे से इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा होगा तो उसके माइंड में आ रहा होगा कि सर जब आपने हैट नहीं लगाया है तो म्यू आई क्यों नहीं डाल रहे, तो चलो मैंने म्यू आई डाल दिया। मुझे बस आपको बीटा 2 एंड बीटा 1 स्लोप कोफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट टर्म की कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं वो सिखाना है। तो लीन लॉग मॉडल में, अच्छा लीन लॉग मॉडल समझ जाओगे, इस तरफ लीनियर है इस बार और इस तरफ लॉग है, तो लीन लॉग मॉडल। इसमें जब हम लोग बीटा 2 का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज बाय 1%, देखो इस बार परसेंट आ गया क्योंकि एक्स आई के साथ में देखो लॉग लगा हुआ है, तो व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज बाय 1% देन मीन प्रिडिक्टेड GNP इंक्रीजेज बाय बीटा 2 अपॉन में 100%। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ अपॉन में था, मतलब डिवाइडेड बाय था। तो व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज बाय 1% देन मीन प्रिडिक्टेड GNP इंक्रीजेज बाय बीटा 2 अपॉन में 100%। तो जब लॉगलिन मॉडल होगा, और लॉगलिन मॉडल हम तो सीख ही गए हो किस तरह से पहचानेंगे, तो जब लॉगलिन मॉडल होगा तो सिंस ये लीनियर था तो इसमें यूनिट चेंज आया था और यहाँ पे बीटा 2 इंटू में 100% लिखे थे, और जब लीन लॉग मॉडल था तो यहाँ लॉग लगा हुआ है तो परसेंटेज चेंज आया है और यहाँ पे बीटा 2 अपॉन में 100% लिखे हैं। तो आपको इसको माइंड में रखना है अच्छे तरीके से। ओके, अच्छा मान लो जैसे मान लो यहाँ पे ना अगर मान लो ये मॉडल कुछ इस तरीके से लिखा रहता, मैं इस एक बार मॉडल में चेंज करता हूँ इसको, लेट अस सपोज ये ln yi इज इक्वल टू 0.28 प्लस में 0.002 xi, ठीक है, इस तरीके से मान लो मॉडल लिखा रहता, प्लस म्यू आई भी डाल लो, तो आप क्या लिखते, व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट देन मीन प्रिडिक्टेड GNP इंक्रीजेज बाय बीटा 2 इंटू में 100। बीटा 2 यहाँ पे क्या है 0.002, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2% आ जाएगा, समझ में, 2% आएगा या 0.2% आएगा, 0.2% आ जाएगा आई थिंक सो। ओके, 0.2% आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 0.2%, ये दोनों बराबर है। सिमिलरली अगर मान लेते यहाँ पे वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 रहता 0.28 प्लस में बीटा 2 मान लेते 238.5 ln xi प्लस म्यू आई, ऐसा रहता। तो हम लोग क्या लिखते हैं, व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज बाय 1% देन मीन प्रिडिक्टेड GNP इंक्रीजेज बाय बीटा 2 की जगह पे बीटा 2 की वैल्यू क्या लिखते 238.5, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर आ जाएगा 2.385%, ये आ जाता, मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो ये जो डेसिमल है वो आगे निकल जाएगा, 2 डिजिट आगे आ जाएगा, तो 2.385%। तो ये छोटा सा एक मतलब ओवरव्यू था इंटरप्रिटेशन का। अच्छा एक बार रेसिप्रोकल मॉडल देख लेते हैं, वो भी कई बार पेपर में आता है, ध्यान से देखो। एक है हमारे पास रेसिप्रोकल मॉडल, अच्छा रेसिप्रोकल मॉडल कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, वाई आई इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 1 अपॉन में XI प्लस म्यू आई, साफ साफ दिख रहा है, ये रेसिप्रोकल दिख रहा है। अच्छा रेसिप्रोकल मॉडल जब आपने पढ़ा होगा या मैंने आपको पढ़ाया होगा तो वहाँ पे मैंने कुछ केसेस आपको सिखाए होंगे, AFC का, एंजल कर्व का और फिलिप्स कर्व का, तो वो तीनों केसेस रिवाइज कर लीजिएगा, तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है आपसे, गारंटी नहीं है, मतलब पूछने के चांसेस हैं। ओके, तो इसमें हम लोग पता है क्या करेंगे, बीटा 2 के लिए जो इंटरप्रिटेशन का यूज करेंगे हम लोग लिखेंगे व्हेन 1/xi इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, व्हेन 1/xi इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट देन मीन प्रिडिक्टेड yi इंक्रीजेज बाय बीटा 2 यूनिट। समझ में आया, यहाँ पे हम लोग 1/x इस पूरे को कंसिडर किए, अगर ये 1 यूनिट से बढ़ेगा
तो मीन प्रिडिक्टेड जो वाई आई होगा वो बीटा 2 यूनिट से बढ़ेगा। तो ये पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन का पार्ट था। तो इसी 5-6 मॉडल का जो है ना इंटरप्रिटेशन आपसे पूछ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा पहले से। ओके, इंटरप्रिटेशन करने के बाद ये जो भी अगर आप मान लो पूछता भी है ना, तो ये 2 मार्क्स 1 मार्क्स में पूछेगा और ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। ये पता क्या होगा कि आपको मॉडल गिवन होगा, उसी मॉडल में जो पार्ट वाइज क्वेश्चन होता है ना, उस पार्ट वाइज क्वेश्चन में होगा कि पहले पार्ट में आपको बोलेगा इंटरप्रेट द स्लोप कोफिशिएंट, इंटरप्रेट द इंटरसेप्ट टर्म, वो जो पार्ट है वो इसमें 1 या 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, इसको करने के बाद जो नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा, वो है डमी वेरिएबल। तो डमी वेरिएबल में इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, मॉडल मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद डमी वेरिएबल में क्या होगा ना कि सिंस डमी वेरिएबल में हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल से बेसिकली डील करते हैं, तो क्वेश्चन आपको एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में दे रखा होगा और उस थ्योरेटिकल लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आपको डमी वेरिएबल एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा। डमी वेरिएबल के कंसेप्ट पे एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक, वो 3 अलग अलग चैप्टर पढ़े होंगे आपने। एक पढ़ा होगा मल्टीकुलिनैरिटी, एक पढ़ा होगा हेटेरोस्किडास्टिसिटी, एक पढ़ा होगा ऑटो कोरिलेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीकुलिनैरिटी की। मल्टीकुलिनैरिटी, अच्छा, मल्टीकुलिनैरिटी में आपने क्या देखा था कि कोरिलेशन बिटवीन xi, xj, मतलब जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उनके बीच में परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब +-1 ये डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच, तो मल्टीकुलिनैरिटी हम लोग कैसे पहचानेंगे, हमें ये देखना है कि 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो xi, x2i, x3i ये जो है, इनके बीच में ना कोरिलेशन ना हो, मतलब एक लीनियर रिलेशनशिप ना हो। अगर लीनियर रिलेशनशिप होता है तो मल्टीकुलिनैरिटी के चांसेस बन सकते हैं। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप एक दूसरा चैप्टर हमारे पास था हेटेरोस्किडास्टिसिटी। हेटेरो में आपने क्या पढ़ा था कि नॉर्मली CLRM कहता था कि होमोस्किडास्टिसिटी होना चाहिए, वेरिएंस ऑफ म्यू आई सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए। हेटेरो बोलता था नहीं, वेरिएंस ऑफ जो म्यू आई है ना वो सिग्मा स्क्वायर ना हो कि सिग्मा आई स्क्वायर होगा, मतलब अलग अलग वेरिएंस पे अलग अलग सिग्मा आई हमारे पास आएगा। तो ये था हेटेरोस्किडास्टिसिटी का पहचानने का तरीका। और इसके बाद था ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन ये क्या कहता था कि जो कोवेरिएंस है एरर टर्म का म्यू आई कोमा म्यू जे, ये नॉट इक्वल टू, इनके बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए। एरर टर्म मतलब 2 एरर टर्म के बीच में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो ऑटो कोरिलेशन को एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो एक बेसिक आइडिया था मल्टीकुलिनैरिटी, हेटेरो एंड ऑटो कोरिलेशन का। इसमें आपने पढ़ा होगा, इन तीनों में पढ़ा होगा आपने, क्या सब पढ़ा होगा, सबसे पहले पढ़ा होगा कंसीक्वेंसेस, इसके बाद पढ़ा होगा डिटेक्शन, और इसके बाद बेसिकली पढ़ा होगा रेमेडियल मेजर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका डिटेक्शन मेथड, इसका भी डिटेक्शन मेथड, इसका डिटेक्शन मेथड, रेमेडियल मेजर, ये तीनों आपको अच्छे से देख लेना है। थ्योरी टाइप में पेपर में पूछ सकता है, आपसे पूछ देगा, एक मॉडल दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें कौन सा CLRM का जो अजम्पशन है वो होल्ड नहीं कर रहा है, या फिर कुछ इस तरीके से पूछ देगा कि बताओ इसमें मल्टीकुलिनैरिटी के चांसेस हैं या नहीं है। तो आपको पहले मॉडल देख के बताना है कि है चांसेस या नहीं है, और उसके बाद तुम आपसे पूछ देगा कि बताओ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, या इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी रेमेडियल मेजर क्या है। तो आपको वो थ्योरी में आंसर देना है, समझ में। तो यहाँ से आपको ना थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में। तो अगर ये आप कर लेते हो तो 5 to 10 मार्क्स में भी अगर क्वेश्चन में आता है इस तरीके का क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। तो थ्योरी आपको यहाँ से करना है, इन तीनों ही टॉपिक के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद डिटेक्शन और उसके बाद रेमेडियल मेजर, ये तीनों चीज़ें आपको देखनी है। ओके, चलो इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी पेपर में आपको बोले कि इंडिविजुअल टेस्टिंग करो, मतलब पैरामीटर की जब भी आपको बोलेगा इंडिविजुअल टेस्टिंग करो, तो आप आराम से टी टेस्ट का यूज़ करोगे और इंडिविजुअल पैरामीटर की टेस्टिंग करोगे। और जब भी पेपर में आपसे बोल दे या जॉइंट टेस्टिंग करो, ओवरऑल सिग्निफिकेंस निकालो, गुडनेस ऑफ फिट निकालो, तो आप हमेशा एफ टेस्ट का यूज़ करोगे। दोबारा सुनना, जब भी पेपर में एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक साथ, मतलब एक से ज़्यादा पैरामीटर को एक साथ बोले टेस्टिंग करने के लिए, जॉइंट टेस्टिंग करो या फिर ओवरऑल सिग्निफिकेंस निकालो या फिर आपको बोले गुडनेस ऑफ फिट निकालो, तो आपको वहाँ पे एफ टेस्ट का यूज़ करना है।
और एफ टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो फिर तो बहुत मुश्किल है इकोनोमेट्रिक्स होना आपसे, ठीक है। चलो, ये तो हमने आपको बस एक छोटा सा पार्ट बताया कि इकोनोमेट्रिक्स में आपको क्या सब ध्यान देना है। ऊपर से आपको इंटरप्रिटेशन पे फोकस करना है, यूनिट नंबर 1 और 2 की जो प्रूफ्स है उस पर फोकस करना है, मल्टीक्लिनरिटी, ऑटो कोरिलेशन एंड हेट्रो से जो कुछ थ्योरी वाला पार्ट मैंने बताया वो आपको देखना है। इसके बाद जो है हेट्रो, मल्टीक्लिनरिटी एंड ऑटो कोरिलेशन में रेमेडियल मेजर में अलग अलग हम लोगों ने टेस्ट पढ़े हैं, वो टेस्ट देख लेना। वो टेस्ट किस तरीके से हम लोग मतलब किस तरीके का स्टेप फॉलो करता है उस टेस्ट को करने के लिए, और मॉडल की टेस्टिंग कैसे करेंगे। अगर सिंपल बोलेगा, इंडिविजुअल बोलेगा तो टी टेस्ट से यूज़ करेंगे, और अगर जॉइंटली बोलेगा या फिर आपको बोलेगा ओवरऑल सिग्निफिकेंस निकालो या गुडनेस ऑफ फिट निकालो तो हम लोग क्या करेंगे, एफ टेस्ट का यूज़ करेंगे। और इंटरप्रिटेशन तो आपने देख ही लिया है। और अच्छा, इसके बाद ना अलग अलग मॉडल में हम लोग इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी देख लेना, क्या पता 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा। तो ये सभी चीज़ें आराम से आप 2-3 घंटे भी बैठोगे ना तो आराम से हो जाएगा, इतना तो आप कर लोगे। अब मैं जो क्या करने वाला हूँ, अगर आपने सारी वीडियो देख ली है और आपको थोड़े मोड़े टॉपिक पता है तो मैं अब कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपके पास पास्ट ईयर है तो अच्छी बात है, और जिनके पास पास्ट ईयर नहीं है वो मुझसे मैसेज करें, मैं उनको कुछ ईयर का पेपर आपको दे दूँगा। और पास्ट ईयर में ना जो पिछले 5-6 साल से जो देखा जा रहा है कि शुरुआत में कुछ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन पूछता है, 5 या 6 क्वेश्चन पूछता है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो। तो मैं पहले 2-3 ईयर मतलब 2017, 2018 एंड 2019 इन तीनों ईयर के जो शुरुआत के ट्रू फॉल्स है वो डिस्कस आपके साथ करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग 2017 का पास्ट ईयर निकाल लीजिए। उसमें सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन भी आपको देना है। सबसे पहले बोला द एडजस्टमेंट आर स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन द अनएडजस्टेड आर स्क्वायर। ओके, द एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है हमेशा अनएडजस्टेड आर स्क्वायर से छोटा होता है। चलो, 1 का पहला पार्ट में बोला जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो हमेशा अनएडजस्टेड मतलब आर नॉर्मल आर स्क्वायर से छोटा होता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस में 1 माइनस आर स्क्वायर n-1 हॉलोपॉन में n माइनस के, यही होता है ना एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला निकालने का, आप सभी को अगर पता हो तो। चलो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो n-1 अपॉन में n-k है, n-1 अपॉन में n-k है, ये क्या है, n है मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और 1 तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और k मेरा क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी है हमारे पास तो कम से कम 2 पैरामीटर तो होंगे ही होंगे। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है, क्या मैं इस पूरे टर्म में ये जो n-1 है, मान लो n आपके पास 5 है, n 5 है, तो ऊपर वाला टर्म 5-4 होगा तो 5-1 होगा तो 4 आएगा, और नीचे वाला टर्म तो 5-2 तो होगा ही ना, 5-2 3 होगा, समझ में आएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। तो आप बोल सकते हो ये जो ओवरऑल वैल्यू होगी ना वो या तो ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। इक्वल टू 1 एक ही शर्त पे हो सकता है, जब आपके पास रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन मॉडल हो तभी पैरामीटर 1 हो सकता है, अदरवाइज जो हमेशा जो k की वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो मैंने लिखा ये ओवरऑल जो वैल्यू होगा ना वो 1 से बड़ा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि n-1 हमेशा n-k से बड़ा ही होगा, और इक्वल हो सकता है, इक्वल कब होगा, जब वो रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन मॉडल हो, ठीक है ना। चलो, क्योंकि n-1 एक बड़ी वैल्यू देगी और n-k छोटी देगी, तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू 1 से प्लस ही आएगा ना। चलो, तो इतना मुझे पता चल गया कि जो n-1 अपॉन में n-k है ये 1 या 1 से बड़ा है, तो मैंने 1 से बड़ा लिखा है अभी के लिए, क्योंकि मैं रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन मॉडल की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल मॉडल की बात कर रहा हूँ। और नॉर्मल मॉडल में जो पैरामीटर होता है वो कम से कम 2 तो होता ही होता है। तो अगर पैरामीटर 2 है तो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा होगा ही होगा, तो जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो 1 से बड़ा होगा ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा 1 माइनस आर स्क्वायर, इस साइड भी n-1 अपॉन में n-k, और यहाँ पे भी मैं 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ये तो मैंने बोथ साइड 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब बोथ साइड 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो माइनस, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करने पे सिंबल चेंज होता है, आप सभी को पता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। तो मैं इधर भी माइनस लगा रहा हूँ
तो 1 माइनस आर स्क्वायर एन माइनस 1 अपॉन में एन माइनस के, और सिंस इधर भी माइनस लगा रहा हूँ तो मतलब साइन चेंज होगा क्योंकि बहुत सारे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस में आर स्क्वायर, मतलब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड +1 कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे भी +1, तो इधर भी मैंने +1 किया, इधर भी मैंने +1 किया, ये +1 और ये -1 कट गया, और ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ये आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर ही दिख रहा होगा, एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये आपको इधर क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो आर स्क्वायर है हमेशा एडजस्टेड आर स्क्वायर से बड़ा होता है, और यू कैन से जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो लेस देन आर स्क्वायर के होगा। तो ये आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन रीजन वहाँ पे देना है और लिख देना ट्रू, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो बिल्कुल सही है, एडजस्टेड आर स्क्वायर हमेशा लेस देन होगा किससे, नॉर्मल आर स्क्वायर से, और यू कैन से अनएडजस्टेड आर स्क्वायर से, और ये आपको रीजन यहाँ पे देना है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा लिखना है। चलिए, तो 1 का ए पार्ट तो हो गया। ए पार्ट करने के बाद अब हम लोग आते हैं बी पार्ट की ओर, देखते हैं बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में बोला कि द OLS एस्टिमेटर हैज आर बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब ब्लू की बात कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोस्किडासिटी, मतलब अगर आपके मॉडल में हेट्रोस्किडासिटी है तो क्या OLS एस्टिमेटर ब्लू रहेगा या नहीं रहेगा, डेफिनेटली नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपके मॉडल में हेट्रोस्किडासिटी रहता है तो जो आपका OLS एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड तो होता है, OLS एस्टिमेटर रिमेन अनबायस्ड बट दे नो लॉन्गर एफिशिएंट, वो एफिशिएंट नहीं रहता है, तो वो ब्लू नहीं रहेगा, बस ल्यू रहेगा। कहने का मतलब जो ब्लू की बात कर रहा है ना, जिसमें ये बी बेस्ट के लिए जो यूज होता था BEST, और बेस्ट हम किसी भी चीज़ को कब बोलते थे, जब वो कंसिस्टेंट हो एंड एफिशिएंट हो। तो अगर आपके मॉडल में हेट्रोस्किडासिटी है तो जो आपका पैरामीटर होता है, जो OLS एस्टिमेटर है, वो अनबायस्ड तो होता है, वो लीनियर ये पूरा का पूरा फॉलो तो करेगा, LUE ये तो फॉलो करेगा, लेकिन बी बेस्ट फॉलो नहीं करेगा क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं रहता। तो आप लोग लिखेंगे नो इट्स अ फॉल्स, क्योंकि जो हमारा मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोस्किडासिटी इन द मॉडल देन OLS एस्टिमेटर रिमेन अनबायस्ड बट दे नो लॉन्गर एफिशिएंट। समझ में आएगा? दैट्स वाई दे आर ल्यू रेदर देन ब्लू। ओके, तो ये समझ में आ गया। दूसरा पार्ट इसका फॉल्स है। आई होप आपने लिख लिया होगा मैंने जो बोला है आपको, वैसे मैंने ये एक्सप्लेनेशन पढ़ाते टाइम भी किया हुआ है। तीसरे पार्ट में बोला ऑल पॉइंट ऑफ द सेम कैन नॉट लाई अबव द एस्टिमेटेड लिस्ट स्क्वायर सैंपल रिग्रेशन लाइन। ओके, एस्टिमेटेड लिस्ट स्क्वायर सैंपल रिग्रेशन लाइन, देखो पता है एस्टिमेटेड लिस्ट स्क्वायर सैंपल रिग्रेशन लाइन, जो ये रिग्रेशन लाइन है ना, सैंपल रिग्रेशन लाइन, ये पता है क्या बोलते हैं, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है। लिस्ट स्क्वायर सैंपल रिग्रेशन लाइन होता है ये वाला पार्ट। जैसे मान लो XI पे जो ये आपका एक प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है और ये एरर टर्म आता है, तो ये जितना एरर टर्म आया ना, तो इसको जो इसकी जो हाइट होती है, वर्टिकल हाइट, अलग अलग एक्स पे जो इसकी हाइट होती है, इसी को बोलते हैं लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला, कहने का मतलब ये है, ये जो एरर टर्म सारा एक एक्स पे जो एरर टर्म आपका आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कहना क्वेश्चन में बोला कि ऑल पॉइंट ऑफ द सेम कैन नॉट लाई अबव द एस्टिमेटेड लिस्ट स्क्वायर सैंपल रिग्रेशन लाइन। हाँ बिल्कुल, देखो होता क्या है कि जो हमारा एरर टर्म होता है वो सम एरर टर्म लाई करता है अबव द रिग्रेशन लाइन एंड सम एरर टर्म लाई करता है बिलो द रिग्रेशन लाइन, और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल सम ऑफ द एरर टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो कोई ये जो है जो एरर टर्म है सिर्फ अबव लाई करे ऐसा नहीं है, वो अबव भी लाई कर सकता है और बिलो भी लाई कर सकता है, तब इसका टोटल क्या आता है हमारे पास 0 आता है। समेशन ऑफ ई 0 आता था ना, तो इसीलिए तो आता था कि कुछ हमारे पास एरर टर्म ऊपर लाई करेगा, कुछ नीचे लाई करेगा, कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे, टोटल का सम 0 आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सी पार्ट भी समझ में आ गया होगा। सी पार्ट के बाद हम लोग बात करते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में बोला अ रिग्रेशन मॉडल विथ अ हाई आर स्क्वायर मे नॉट बी जज टू बी गुड इफ वन और मोर कोफिशिएंट हैव रॉन्ग साइन। ओके, अगर किसी मॉडल में हाई आर स्क्वायर होता है तो वो गुड मॉडल जज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी मॉडल में हाई आर स्क्वायर होता है और इनसिग्निफिकेंट टी रेशियो होता है तो उस मॉडल में मल्टीक्लिनरिटी होने के चांसेस होते हैं, और अगर मल्टीक्लिनरिटी होती है तो CLRM की अजम्पशन होल्ड नहीं करेगी, वायलेट करेगी, तो वो मॉडल गुड मॉडल नहीं कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में आपको लिख देना है।
इसके बाद बोला गया है 5वां क्वेश्चन में, द स्मॉलर द पी वैल्यू मोर कॉन्ट्राडिक्टरी इज डेटा टू एच नॉट। ओके, जितना पी वैल्यू छोटा होगा उतना एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए वो हेल्प करेगा। बिल्कुल सही है, आप लोग लिख लो कहीं पे, जो पी वैल्यू है ना अगर वो अल्फा से छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रिजेक्ट एच नॉट। और अगर ये जो पी वैल्यू अल्फा से बड़ा होता है तो हम लोग बोलते हैं डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। क्योंकि अगर पी वैल्यू अल्फा से छोटा होगा, पी वैल्यू अल्फा से छोटा होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो रिजेक्शन रीजन में लाई करेगा। अगर अल्फा 5% है, पी वैल्यू मान लो 1% है, तो ज़्यादा चांस है ये 1% 5% के बीच में कहीं लाई करेगा, तो रिजेक्ट होगा एच नॉट। और अगर पी वैल्यू अल्फा से बड़ा है, अगर अल्फा 5% है और पी वैल्यू 10% है, तो ऑब्वियसली जो पी होगा वो अल्फा से कहीं और लाई करेगा, तो वहाँ पे डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो पी वैल्यू जितना छोटा होता है उतना हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं, तो ये लाइन ट्रू है। ओके, चलिए, तो ये 2017 के जो शुरुआत के 5 क्वेश्चन थे वो मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। 2017 के बाद आप 2018 का पेपर निकालिए, तो वहाँ से अब हम उसके कुछ 5 क्वेश्चन करते हैं जो शुरुआत के ट्रू फॉल्स वाले हैं। चलो, ओके, तो 2018 में सबसे पहला वही है ट्रू फॉल्स है, उसमें सबसे पहला पार्ट बोला, इफ़ द रिग्रेशन मॉडल y इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस म्यू आई इज एस्टिमेटेड यूजिंग द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर। अगर ये जो मॉडल हमारे पास गिवन है मल्टीपल का, 1 का पहला पार्ट में yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i है, प्लस में म्यू आई, ये गिवन है हमारे पास। बोला इज एस्टिमेटेड यूजिंग द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर, द सम ऑफ द एस्टिमेटेड रेसिडुअल इज 0। अगर ये OLS एस्टिमेटर से एस्टिमेट किया गया है, ठीक है, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड से, तो जो समेशन ऑफ EI होगा वो 0 होगा। बिल्कुल ये ट्रू है, बिल्कुल 0 ही होगा, पढ़ा भी होगा आपने। इसी को आपको प्रूफ करना है, मतलब इसी का रीजन भी दे देना है साथ में। ट्रू तो है, रीजन कैसे देंगे, तो इसको प्रूफ कर देंगे। समेशन ऑफ EI क्या होता है, समेशन ऑफ EI इज नथिंग बट yi माइनस में yi हैट। अगर मॉडल मेरा ये है तो इसका एस्टिमेटेड मॉडल क्या होगा, yi हैट इज इक्वल टू β1 हैट प्लस में β2 हैट x2i प्लस में β3 हैट x3i। तो इसका एस्टिमेटेड मॉडल ये होगा। जब y में से ये टर्म आप माइनस कर दोगे तो बचेगा म्यू आई, मतलब एरर टर्म बचेगा। तो yi माइनस yi हैट इज नथिंग बट ei, यही तो होता है। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो समेशन ऑफ yi माइनस में yi हैट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, β1 हैट माइनस β2 हैट x2i माइनस β3 हैट x3i, ये लिख सकते हैं। समेशन लगाओ बोथ साइड, तो समेशन ऑफ yi माइनस यहाँ से आ जाएगा n β1 हैट माइनस यहाँ से आ जाएगा β2 हैट समेशन ऑफ x2i, यहाँ से आ जाएगा माइनस β3 हैट समेशन ऑफ x3i, ये आ जाएगा। समेशन ऑफ yi को क्या हम लोग n y बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि y बार क्या होता है, समेशन ऑफ yi अपॉन में n। तो समेशन ऑफ yi क्या होगा, n इंटू में y बार होगा, माइनस में n। β1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, β1 y बार माइनस में β2 हैट x2 बार माइनस में β3 हैट x3 बार। ये फॉर्मूला होता है ना β1 हैट का। माइनस क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है β2 हैट, और समेशन ऑफ x2i को क्या लिख सकते हैं, n x2 बार। जैसे समेशन ऑफ yi को n y बार, तो समेशन ऑफ x2i को n x2 बार माइनस β3 हैट समेशन ऑफ x3i को n x3 बार। यहाँ से आ गया n y बार माइनस, यहाँ से आ जाएगा n y बार माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आ जाएगा β2 हैट x2 बार माइनस माइनस प्लस β3 हैट x3 बार माइनस β2 हैट n x2 बार β3 हैट n x3 बार। अच्छा, ये n भी मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, मतलब इन सब के साथ भी n चल रहा है। तो देखोगे ना, जब आप कट पिट करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा बस 0। सब कट पिट जाएगा, बचेगा बस आपके लिए 0। तो ये ट्रू है। प्रूफ आप इस तरीके से कर सकते हो, रीजन इस तरीके का दे सकते हो। चलो
इसका तो 1 हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या बोलता है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि फॉर द टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल वाई आई इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस म्यू आई इफ OLS रेसिडुअल EI आर प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम एंड डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑब्जर्व देन इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। बिल्कुल, जब टाइम और EI के बीच में कोई पैटर्न होता है, याद करो टाइम और EI के बीच में कोई पैटर्न बन रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोस्केडास्टिसिटी बोलेंगे। हेटेरोस्केडास्टिसिटी में डिटेक्शन मेथड याद करो, एक ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, उसी चीज़ को बस एक्सप्लेन कर देना रीजन के साथ, और कुछ नहीं है। तो दूसरा तो ट्रू हो गया। तीसरा क्या बोला कि इफ़ द पी वैल्यू फॉर अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन द चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा, अगर आपका पी वैल्यू जो है वो अल्फ़ा से बड़ा हो जाए, तीसरा पार्ट में अगर आपका पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा हो, ठीक है, देन वी रिजेक्ट एच नॉट एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फॉल्स होगा। अभी मैंने आपको लिखवाया था अगर पी वैल्यू अल्फ़ा से बड़ा होता है तो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। पी वैल्यू जब अल्फ़ा से छोटा होता है तब जाके रिजेक्ट एच नॉट। ओके, तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद तीसरे के बाद हम लोग करेंगे चौथा नंबर पार्ट, 1 का ही चौथा पार्ट क्या बोल रहा है। इन द रिग्रेशन मॉडल वाई आई इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस म्यू आई सम वेरिएशन इन द वैल्यू of the explanatory variable x is necessary for estimation of regression coefficient। ओके, देखो चौथे पार्ट में बोला कि अगर मान लो आपके पास वाई आई इक्वल टू β1 प्लस β2 xi, यही दे रखा है ना, हाँ, प्लस म्यू आई, ऐसा कुछ मॉडल दे रखा हो। बोला अगर xi में कोई चेंजेस आता है तो xi को एस्टिमेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन साफ साफ दिखाओ, क्या बोला है कि अगर सम वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, अगर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के वैल्यू में कुछ भी चेंज आता है तो नेसेसरी फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो ये नेसेसरी होगा कि इसको मैं एस्टिमेट करूँ। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट वैल्यू, मतलब अगर मान लो ये x कांस्टेंट आ जाए, तो अगर x की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर वो x y को अफेक्ट नहीं करेगा। x y को तभी अफेक्ट करेगा जब ये वेरिएबल फॉर्म में हो। तो जब तक ये वेरिएबल है तभी तक तो इसको चेंज करोगे तो ये चेंज होगा। अगर ये कांस्टेंट बन जाता है तो फिर इसको चेंज करोगे तो कांस्टेंट बन गया तो उसको चेंज ही नहीं कर पाओगे, तो फिर एक्स वाई को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हमें एस्टिमेशन करना पड़ेगा अगर कोई भी इसकी वैल्यू में कुछ भी वेरिएशन आता है तो। समझ में आ गया? चलिए, इसी चीज़ को अब आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देना है कि अगर x के वैल्यू में कुछ भी चेंज आता है, कुछ भी वेरिएशन आता है तो हमें एस्टिमेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x आपका कांस्टेंट हो जाता है तो फिर वो x जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो yi को अफेक्ट नहीं करेगा। ये इसका कौन सा पार्ट था? ये चौथा पार्ट था। चौथा पार्ट के बाद बोला पांचवा पार्ट कि द मॉडल yi इक्वल टू β1 प्लस β2 xi, yi इक्वल टू β1 प्लस β2 xi, ये जो मॉडल है मैथमेटिकल मॉडल बट नॉट अ इकोनोमेट्रिकल मॉडल। मतलब अगर मैं इतना ही छोड़ के, मतलब इतना ही लिख के छोड़ दूं तो ये मैथमेटिकल मॉडल दिखेगा, इकोनोमेट्रिकल मॉडल नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही। इकोनोमेट्रिक्स जब आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा होगा इकोनोमेट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो इकोनोमेट्रिक्स इज ऑल अबाउट फोरकास्टिंग। हम यहाँ पे वैल्यू को फोरकास्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अब x को पुट करो और y की एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। β1 एंड β2 तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो x पुट करोगे y की एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। क्या कभी फोरकास्टिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है? नहीं होती है। तो इसमें ना एक म्यू आई का कमी है। अगर ये म्यू आई नहीं है तो ये इकोनोमेट्रिक मॉडल कम दिखेगा, मैथमेटिकल मॉडल ज़्यादा दिखेगा। तो म्यू आई होना चाहिए तभी ये इकोनोमेट्रिक मॉडल दिखेगा। ये पाँचवें पार्ट का पूरा रीजन आपको लिखना है इस तरीके से। तो ये 2018 का मैंने पांचों शुरुआती क्वेश्चन कर लिए। 2017 एंड 18 में अब न्यूमेरिकल्स कुछ पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल्स आप उसको ट्राई कीजिए, आपने अच्छे तरीके से पूरा इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नॉर्मली टेस्टिंग वगैरह होगा, डमी वेरिएबल का होगा या किसी भी तरीके। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टैट्स रिलेटेड है, तो कुछ जो स्टैट्स रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि 2019 में जो चैप्टर है, मतलब सिलेबस जो है आपका वो चेंज हुआ है। इसके बाद मैं 2019 के ऊपर आता हूँ, ध्यान से देखना। आप लोग निकाल लीजिए 2019। मैं 2019 के जो ना ये सबसे करीब पेपर है आपका 2019। अच्छा, 2020, 21 ये जो 2 साल के पेपर है इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। बट ये सारे दोनों के दोनों पेपर ना ऑनलाइन बेसिस है,
तो ऑनलाइन में जो क्वेश्चन पूछता है ना वो थोड़ा सा अलग लेवल का पूछता है, तो उतना उस लेवल का आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऑफलाइन पेपर में, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, अब तो 2-3 क्वेश्चन आपने पेपर दे दिए होंगे, तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन 2018-19 से रिलेट करके ही मिला होगा पेपर में, मैक्रो में या माइक्रो में, जो भी आपने पेपर दिए होंगे 2021 एंड 20 से कम ही रिलेट करता होगा। अदरवाइज वो ऐसा भी मैं नहीं बोला कि उसको छोड़ ही देना, उसको भी आप पढ़ना, उसको भी सॉल्व करना, और उसमें भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछना। चलो 2019 में सबसे पहले मैं शुरुआत के 5 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, और इसमें भी बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले पार्ट में बोला इन रिग्रेशन मॉडल वाई आई इक्वल टू बीटा वन, सॉरी इन रिग्रेशन मॉडल एल एन वाई आई इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई। लिख लेता हूँ 1 के पहले पार्ट में एल एन वाई आई इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई। ओके, इफ बीटा टू इज मल्टीपल्ड बाय 100 वी ऑब्टेन द ग्रोथ रेट एस्टिमेशन ऑफ वाई आई। अगर बीटा टू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग ग्रोथ रेट निकाल लेंगे एस्टिमेशन ऑफ वाई आई का। बिल्कुल सही। अगर आपको अभी याद हो लॉग लीनियर मॉडल हम लोगों ने किया था, लॉग लीनियर मॉडल, ये साफ साफ लॉग लीनियर ही दिख रहा है। तो लॉग लीनियर मॉडल में जो बीटा टू का इंटरप्रिटेशन आया था उसमें बीटा टू इंटू 100% हम लोगों ने लिखा था। जैसे अगर मुझे इस मॉडल में बीटा टू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई, तो हमारे पास क्या आएगा, बीटा टू आएगा। तो ये हमारे पास रिलेटिव चेंज है और ये मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट चेंज है। ये रिलेटिव चेंज है और ये एब्सोल्यूट चेंज है। चलो, तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि इसमें 1 यूनिट का चेंज आता है तो हमारे पास डी एल एन वाई आई, अगर इसमें 1 यूनिट का चेंज आता है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बीटा टू। 1 यूनिट का मैं बात कर रहा हूँ चेंज आता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ये 1% का चेंज आता है तो मुझे 1% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई किया हूँ और कुछ नहीं है। अगर परसेंटेज फॉर्म में चेंज करने के, जैसे रिलेटिव चेंज है, रिलेटिव चेंज को परसेंटेज फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये आपको क्या देगा, ग्रोथ रेट मॉडल देगा। तो इसको लिखेंगे पूरा पूरा यस ट्रू है ये। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। इसकी इंटरप्रिटेशन इतना ही होगा, ये आपको बस इसकी डेरिवेशन निकालनी है और लिख देना बीटा टू इंटू में 100। जब जैसे ही 100 लगेगा ये परसेंटेज फॉर्म में आएगा, और जैसे परसेंटेज फॉर्म में आ गया तो ये ग्रोथ रेट को एक्सप्लेन करेगा। समझ में आ गया। चलो, ये तो 1 का 1 पहला पार्ट का आंसर था। इसके बाद कुछ और अगर किया जाए, दूसरे पार्ट में बोला इन रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन मॉडल। वैसे इसका जो पहले पार्ट का जो आंसर पास्ट ईयर में दे रखा है वो भी करेक्ट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरे पार्ट में देखते हैं इन रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन मॉडल द कन्वेंशनली कंप्यूटेड आर स्क्वायर मे नॉट बी मीनिंगफुल। बिल्कुल सही है। आप जब रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन मॉडल आपने जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप देखते थे रॉ आर स्क्वायर का आप यूज़ करते थे रैदर देन कि कन्वेंशनल आर स्क्वायर। नॉर्मल आर स्क्वायर की जगह पे आप रॉ आर स्क्वायर यूज़ करते थे। यस, ऐसा ही है। अगर रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन मॉडल होता है तो हम लोग रॉ आर स्क्वायर यूज़ करते हैं रैदर देन कन्वेंशनल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल आर स्क्वायर में जो वैल्यू है वो निगेटिव आ सकती है जो कि मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके आपको एक्सप्लेन कर देना है। आगे देखो, इसके सी पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ इन सिंपल रिग्रेशन मॉडल वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई द OLS estimator बीटा वन एंड बीटा टू इच फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इफ म्यू आई फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बोला अगर आपके पास एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वाई आई इक्वल टू बीटा वन बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई, अगर एक ऐसा मॉडल है, ये कौन सा पार्ट है इसका, सी पार्ट कर रहा हूँ मैं, और अगर इसमें जो म्यू आई एरर टर्म अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो इट इम्प्लाइज कि जो बीटा वन एंड बीटा टू होगा, बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट होगा, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। यही आपसे पूछा गया है। ओके, चलिए अगर ये पूछा गया देखते हैं। इसको पता आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा याद करो, आप जब हम लोगों ने बीटा वन एंड बीटा टू हैट की एक्सपेक्टेशन निकाली थी, तो बीटा टू हैट का जब हम लोग एक्सपेक्टेशन निकाले थे तो हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे थे कि बीटा टू इज इक्वल टू बीटा टू हैट इज इक्वल टू बीटा टू प्लस में के आई म्यू आई, यहाँ तक पहुँचे थे। अगर आपको पेपर में बोलता है ना कि स्लोप कोफिशिएंट को लीनियर प्रूफ करो,
तो भी आपको वो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा टू हैट जो हम लोग कर रहे थे ना, उस वही प्रोसेस फॉलो करना है और यहाँ पे आके छोड़ देना है। ये पता है लीनियरिटी को प्रूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि बीटा टू तो पहले से कांस्टेंट है और लीनियर फॉर्म में है, और जो ये के आई है, ये के आई भी म्यू आई के सामने में कांस्टेंट है। के आई क्या था? स्मॉल एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर, इसी को हम लोगों ने के आई लेट लिया था। और अलग अलग म्यू आई के करस्पॉन्ड में एक ही एक्स आई होता है, तो म्यू आई के सामने के आई भी एक कांस्टेंट टर्म होता है। अच्छा, यहाँ पे ना समेशन का वर्ड भी लगा था, समेशन ऑफ के आई इंटू में म्यू आई, इस तरीके से आपके पास आया होगा। तो ये पूरा का पूरा एक लीनियर फॉर्म दिख रहा होगा। मतलब इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहो तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, बीटा टू प्लस में के वन म्यू वन के टू म्यू टू डॉट 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 के एन म्यू एन, इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये बीटा टू कांस्टेंट है, के वन के टू के एन, ये म्यू वन म्यू टू म्यू एन के सामने कांस्टेंट है। तो जो बीटा टू हैट है वो साफ साफ म्यू वन म्यू टू म्यू एन पे डिपेंड करता है। और अगर इनके साथ एक लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है और म्यू आई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो बीटा टू हैट भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो ही करेगा। सिंस बीटा टू आपको लिखना है, सिंस बीटा टू हैट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन म्यू आई, और इफ म्यू आई फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन बीटा टू हैट आल्सो फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये इसका पहला पार्ट है। बीटा वन के लिए हम लोग क्या करेंगे? बीटा वन के लिए आपको क्या करना है, बीटा वन हैट होता था वाई बार माइनस में बीटा टू हैट एक्स बार, इस तरीके से। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, बीटा वन हैट इज इक्वल टू वाई बार को आप ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, समेशन ऑफ वाई आई अपॉन में एन माइनस में बीटा टू हैट एक्स बार, फिर बीटा वन हैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई को ब्रेक कर लो, बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, सॉरी बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस में म्यू आई और हॉल अपॉन में एन माइनस में बीटा टू हैट एक्स बार। साफ साफ दिख रहा है, बाकी सारे कांस्टेंट है। बीटा वन हैट सिर्फ म्यू आई पे वेरिएबिलिटी को दिखाएगा, वो भी लीनियर वाला। तो म्यू आई अगर फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो बीटा वन हैट भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ये आपको इसमें रीजन डालना है। ओके, तो इसका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट हो चुका है। अब हम लोग डी पार्ट करने वाले हैं। डी पार्ट में बोला कि पी वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है ना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बराबर होता है। ये बिल्कुल गलत है। टेस्ट स्टैट्स की जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं पी वैल्यू, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है क्रिटिकल वैल्यू। और टेस्ट स्टैट्स की प्रोबेबिलिटी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो ये फॉल्स है, और आपको जो भी मैंने अभी हिंदी में बोला इसी को इंग्लिश में लिख देना है। ओके, चलो इसके पांचवें पार्ट में बोला है इफ़ द एस्टीमेट ऑफ स्लोप कॉफिशिएंट इन अ वाइब्रेट रिग्रेशन इज जीरो। अगर मान लो कि वाइब्रेट रिग्रेशन का बेसिकली मतलब है जहाँ पे कोई दो वेरिएबल के बीच में आप रिलेशनशिप निकाल रहे हो एक्स एंड वाई, और उसका जो स्लोप कॉफिशिएंट है अगर वो उसकी एस्टिमेशन जीरो होती है, मतलब अगर बीटा टू हैट जीरो के बराबर है, ये आपको दे रखा है, तो आपको बोला कि कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज आल्सो जीरो। अगर बीटा टू इक्वल टू जीरो है तो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये भी जीरो होगा। कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज नथिंग बट आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट ई एस एस अपॉन में टी एस एस। ई एस एस होता है बीटा टू हैट का स्क्वायर समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर हॉल अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल वाई आई का स्क्वायर। सिंस बीटा टू हैट जीरो है तो ये भी ओवरऑल टर्म क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। तो ये जीरो होगा। ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये ट्रू है, आपको ये इसमें लिखना है। ओके, चलो तो इसका वन का पाँचों के पाँचों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। मैं इसके आगे का पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2019 का ना टोटल मतलब सारा पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है बेसिकली न्यूमेरिकल में आपको। और 2017 और 18 का भी आप न्यूमेरिकल खुद से ट्राई कीजिए, और कहीं पे डाउट आए तो पूछिएगा मुझसे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कर रहा हूँ। बोला यू हैव अ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन आपको गिवन दे रखा है। बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट आपको निकालना है। इस्टेब्लिश 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल करना है। आर स्क्वायर निकालना है। आई होप आप में से सब ने कर लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जिसने कर लिया वो आगे बढ़ सकता है। समेशन ऑफ एक्स दे रखा है आपको
1680। समेशन ऑफ y दे रखा है आपको, समेशन ऑफ एक्स वाई दे रखा है आपको 20,240, सॉरी 20,42,00। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है 315,400। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है 315 एंड 400। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर दे रखा है 13,33,0, 13,33,00। एन दे रखा है 10, एन दे रखा है 10। बोला आपको कि अज्यूम ऑल द अजम्पशन ऑफ CLRM आर फुलफिल, जितने भी CLRM की अजम्पशन है वो फुलफिल हो रही है। आपको बोला बीटा 1 हैट एंड बीटा 2 हैट पहले निकालो। देखो ध्यान से देखो, बीटा 1 हैट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले चलो बीटा 2 हैट की बात करते हैं। बीटा 2 हैट की मैं बात करूँ तो बीटा 2 हैट पता क्या होता है, वो होता है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस में एन एक्स बार वाई बार होल अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सारे कैपिटल फॉर्म में लिखे हैं तो मैंने कैपिटल फॉर्म में बीटा 2 हैट का फॉर्मूला लिखा है। ये एक्स आई वाई आई है। ओके, चलो दिए गए गिवन डेटा से हम लोग यहाँ से समेशन ऑफ एक्स है ना, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मेरे पास एक्स बार आ जाएगा जो कि 1680 अपॉन में जब 10 करोगे तो 168 आ जाएगा। जो समेशन ऑफ वाई है तो समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन करोगे तो आपके पास वाई बार आ जाएगा। समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, एक्स बार वाई बार आपने निकाल लिया। ये भी आप समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर भी गिवन है, यहाँ देखो एन एक्स बार का स्क्वायर मतलब एक्स बार आपने निकाल लिया, इसका स्क्वायर भी निकाल ही लोगे। आराम से सॉल्व करोगे आपके पास बीटा 2 हैट निकल जाएगा। और बीटा 1 हैट क्या होता है, वाई बार माइनस में बीटा 2 हैट एक्स बार। तो वाई बार भी है आपके पास, एक्स बार भी है, बीटा 2 हैट यहाँ से निकाल लोगे, पुट करोगे बीटा 1 हैट भी आ जाएगा। दूसरे पार्ट में बोला इस्टेब्लिश 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन स्लोप कॉफिशिएंट, मतलब आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है बीटा 2 हैट का। तो सबसे पहले हम एक चीज़ लिखते हैं, ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ बीटा 2 हैट। इसका फॉर्मूला होगा बेसिकली बीटा 2 हैट माइनस में टी अल्फा बाई 2 कोमा एन माइनस के स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट, और बीटा 2 हैट प्लस में टी अल्फा बाई 2 कोमा एन माइनस के स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट। तो साफ साफ दिख रहा है टी अल्फा बाई, अच्छा देख देता हूँ मैं, बीटा 2 हैट यहाँ से अभी हम लोगों ने निकाल ही लिया तो उसकी वैल्यू पुट कर दोगे आराम से। टी अल्फा बाई अल्फा 5% लेना है क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो अल्फा 5% होगा, 5/2 मतलब 0.025 लोगे। एन 10 दे रखा है और पैरामीटर 2 है, बीटा 1 एंड बीटा 2, तो 10 में से 2 गया 8, तो टी 0.05 कोमा 8। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट आपको अभी निकालना है। बीटा 2 गिवन है प्लस टी 0.025 कोमा 8 और ये वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब सारी वैल्यू है, बस स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट आपको फाइंड आउट करना है। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट अगर मेरे पास वेरिएंस हो, वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट हो तो उसका ही स्क्वायर रूट होगा स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब अगर मेरे पास वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट हो तो इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट आ जाएगा। और वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट क्या होता है, ये होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर। ओके, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स आई का स्क्वायर माइनस में एन कैपिटल एक्स बार का स्क्वायर। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये तो वैल्यू निकल जाएगी हमारे गिवन डेटा से, जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उससे नीचे वाला तो निकल जाएगा। एक्स आई स्क्वायर भी गिवन है, एन भी गिवन है और एक्स बार गिवन है तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा। अब बात है कि सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालें। तो सिंस यहाँ पे हमारे पास सिग्मा स्क्वायर गिवन नहीं है तो हमें सिग्मा हैट स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब इसके एस्टिमेटर से काम करना पड़ेगा। और सिग्मा हैट स्क्वायर अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने करवाया है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ वाई माइनस में बीटा 1 हैट समेशन ऑफ वाई माइनस में बीटा 2 हैट समेशन ऑफ एक्स वाई होल अपॉन में एन माइनस 2। यहाँ पे वाई आई एक्स आई वाई आई भी डाल सकते हो। ओके, तो समेशन ऑफ वाई आई गिवन है 1110 मतलब 1110,
बीटा वन हैट आप निकाल लोगे, समेशन ऑफ वाई आई तो गिवन नहीं है, बीटा टू हैट भी आप पहले निकाल चुके हो, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई भी गिवन है 204200 और n 10 गिवन है, 10 में से 2 करोगे 8, तो ये पूरा का पूरा सिग्मा हैट स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिग्मा हैट स्क्वायर के प्लेस सिग्मा हैट स्क्वायर का वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू लिखोगे तो आपके पास वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट आ जाएगा और उसको जब स्क्वायर रूट करोगे उसका तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अच्छा एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, ये जो सिग्मा हैट स्क्वायर है ना, इसका एक और फार्मूला होता है RSS अपॉन में n-2, और ये जो RSS है, RSS इज नथिंग बट दिस, इसी को RSS भी बोलते हैं, तो आप ये भी याद रखना। अच्छा, RSS मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके तीसरे पार्ट में ना आपको बोला है कि फाइंड आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालो, इसका तीसरे पार्ट में आपको बोला है कि आर स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो आर स्क्वायर होता है ESS अपॉन में TSS, लेकिन आपने आर स्क्वायर निकाल रखा है, सॉरी RSS आपने पहले से निकाल रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस में RSS अपॉन में TSS, तो 1 माइनस में RSS इसकी वैल्यू होगी, ऊपर वाली की वैल्यू RSS वाली होगी, और TSS होता है समेशन ऑफ स्मॉल yi का स्क्वायर, तो स्मॉल yi के स्क्वायर को लिख दूँ मैं ब्रेक करके कैपिटल के फॉर्म में, ये होगा समेशन ऑफ कैपिटल yi का स्क्वायर माइनस n y बार का स्क्वायर, तो ये भी इसकी वैल्यू तो यहाँ से ले लोगे, ये वाली RSS पहले निकाल चुके हो आप वहाँ पे, और 1 में से माइनस कर दोगे तो काम बन जाएगा। ये पता है ना कि मैंने ESS अपॉन में TSS को ये क्यों लिखा, क्योंकि आप सभी को पता होगा TSS बराबर होता है ESS प्लस में RSS, बोथ साइड 1 बराबर ESS अपॉन में TSS प्लस RSS अपॉन में TSS, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब बोथ साइड TSS से डिवाइड कर दिया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए का तीनों पार्ट हो चुका है, टोटल कितने, शायद 7 मार्क्स में पूछा था, कंप्लीट हो चुका है। बी पार्ट देखते हैं, बी ना टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर का है, तो मैं आप क्लियर कर देता हूँ, बाकी आपने इसको भी अच्छे से पढ़ा भी है और मैंने इसकी भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की है हाइपोथेसिस के अंदर। तो 2 के बी पार्ट में ध्यान से देखो क्या बोला है। 2 के बी पार्ट में बोला कि एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन अ सर्टेन एग्जाम आर नॉन टू बी अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू 75 दे रखा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 9। ओके, सम कोचिंग क्लासेस क्लेम दैट इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट विथ एन एडिशनल यूज ऑफ देयर स्टडी मटेरियल, मतलब कुछ कोचिंग क्लासेस का मानना है कि अगर आप स्टडी मटेरियल अच्छे से मतलब एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा देते हो तो मार्क्स में स्कोर में इंक्रीमेंट आ सकती है। ओके, तो इट इज़ बिलीव दैट स्कोर विथ स्टडी मटेरियल वुड रिमेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है। लेट म्यू डिनोट द ट्रू एवरेज स्कोर बाय द स्टूडेंट व्हेन एडिशनल मटेरियल इज यूज्ड। सबसे पहले पार्ट में बोला व्हाट आर द अप्रोप्रिएट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पहला पार्ट तो बड़ा आसान है, आंख बंद करके भी कोई भी बच्चा लिख लेगा। H0 में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 75, पहले 75 था एवरेज स्कोर। टीचर के लोग मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि अगर आप अच्छे से स्टडी मटेरियल को अगर एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा देते हो तो मार्क्स में भी इंक्रीमेंट आएगा, तो मार्क्स में इंक्रीमेंट आया तो म्यू इज़ ग्रेटर देन 75, तो पहला पार्ट आराम से ये लिख देंगे। ओके, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ जाना, तो 75 से बढ़ जाएगा, एवरेज स्कोर 75 से बढ़ जाएगा। दूसरे पार्ट में बोला कि लेट एक्स डिनोट द सैम्पल एवरेज स्कोर ऑफ 25 randomly selected student. Consider the test procedure with test statistics x bar and rejection region x bar is greater than 77.9. What is the probability distribution of x? What is the probability distribution of the statistic when H0 is true? What is the probability of type 1 error? देखो मैं बता दे रहा हूँ पहले पार्ट के लिए। आपको बोला डायग्रामेटिकली पहले देखना, ठीक है। अगर स्टैट्स थोड़ा सा पार्ट आपको याद हो, जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी क्वेश्चन होता था उसको हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते थे। यहाँ पे हमारे पास जेड है, जेड जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल को शो कर रहा है, और इस जेड के करस्पॉन्ड में जो हमारे पास एक्स बार होगा वो बोला अगर ये 77.9 है, 77.9 है, अगर 77.9 से बड़ा वैल्यू आती है एक्स बार का तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो रिजेक्शन रीजन आपको गिवन दे दिया, ये रिजेक्शन रीजन आपके पास गिवन है, ठीक है।
सबसे पहले पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू। कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आप यूज़ करोगे? सिंपल है, आप यहाँ पे जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो और कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि जो एक्स बार डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वेरियंस वी ऑफ एक्स। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू के बराबर होता है क्योंकि अनबायस्ड एस्टिमेटेड होता है, तो ये आएगा 75। वेरियंस ऑफ एक्स होता है सिग्मा स्क्वायर होल अपॉन में एन, तो सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 और एन है मेरे पास 25, तो ये आ गया। तो इसका पहले पार्ट का इतना आंसर होगा। दूसरे पार्ट में बोला कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर व्हेन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। टाइप 1 एरर को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या बताता है प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट। हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं व्हेन इट इज ट्रू, व्हेन इट इज ट्रू। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट रिजेक्ट कब होगा? जब एक्स बार हमारा इसके आगे कहीं लाई करेगा। अगर एक्स बार 77.9 से बड़ा हो तो मेरा प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट करेगा। गिवन इट इज़ ट्रू मतलब म्यू इक्वल टू 75। इसी को हमें सॉल्व करना है और इसको सॉल्व मुझे नहीं लगता आप लोगों को आप बताना चाहिए, आराम से याद करो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए मतलब जेड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार में से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स बार जेड में तब तब्दील होगा, मतलब तब बदलेगा जब हम इस एक्स बार में से मतलब 77.9 में से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को माइनस करेंगे और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू के बराबर होता है, अभी हमने लिखा था, और म्यू 75 है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे। तो वेरिएंस क्या था हमारे पास 88 अपॉन में 25, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 9 अपॉन में 5। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जेड डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल कैसे देखते हैं आई थिंक आप सभी को पता होगा। किसी भी बच्चों को डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। पेपर में अगर आता है तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से नंबर मतलब 5 मार्क्स में पूछा है ना, 5 मार्क्स में शायद 5 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, इसके तीसरे पार्ट में बोला यूजिंग द टेस्ट प्रोसीड्यूर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर व्हेन इज फैक्ट म्यू इक्वल टू 80। तो टाइप 2 एरर का मतलब होता है बीटा के बात कर रहा है, और बीटा का बेसिकली मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट गिवन दैट व्हेन इट इज फॉल्स, व्हेन इट इज फॉल्स। पता है इस बार जब IIT एग्जाम का पेपर था ना इकोनॉमिक्स का, तो बीटा 2 का मतलब टाइप 2 एरर का क्या मतलब होता है, बस ये पूछा था। तो जिसको इतना आएगा ना मतलब एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स, उसको आराम से 2 मार्क्स आ जाते हैं। मतलब वो पावर ऑफ टेस्ट पूछा था, पावर ऑफ टेस्ट होता है 1 माइनस बीटा, आई थिंक आप सभी को पता होगा। और बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू मतलब बीटा का ये मीनिंग लिखा हुआ था। तो ये बीटा क्या बोलता है, अल्फ़ा क्या बोलता है, ये सभी आपको अच्छे से आना चाहिए। आगे किसी भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई भी एंट्रांस पेपर देते हो आप, तो वहाँ पे मैं भी पूछ सकता है आपको। चलो, हालांकि अब हम लोग पेपर करते हैं। तो एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो एच नॉट एक्सेप्ट इससे पीछे होगा कहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी जो जेड है वो पहले लिख दो इस तरह से, प्रोबेबिलिटी जो एक्स बार है वो लेस देन होना चाहिए 77.9 व्हेन इट इज फॉल्स। और फॉल्स किस बेसिस पे दे रखा है, तो म्यू इक्वल टू 80, तो म्यू इक्वल टू 80 ये भी आपको बता रखा है। इसको जेड में कन्वर्ट कर लो तो कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन, तो 77.9 में से 80 माइनस करो, मतलब म्यू इस बार 80 है, और होल डिवाइड करो 9 अपॉन में 5, तो ये जेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वैल्यू निकाल लो, काम बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में एक सी पार्ट भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब दिख रहा है पेपर में ही। बोला इन रिग्रेशन मॉडल yi इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi प्लस म्यू आई सो डैट द मीन ऑफ एक्चुअल yi इज इक्वल टू मीन ऑफ एस्टिमेटेड yi। तो सिंपल क्या बोला है, अगर कोई रिग्रेशन मॉडल आपके पास है yi इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi प्लस म्यू आई, आपको बोला आप प्रूफ कीजिए कि जो मीन ऑफ एक्चुअल yi होगा वो एस्टिमेटेड yi के मीन के बराबर होगा। एक्चुअल yi का मीन होता है y बार,
और एस्टिमेटेड वाई आई क्या होता है, वाई आई हैट होता है, जो कि होता है बीटा 1 हैट प्लस में बीटा 2 हैट एक्स आई, ये होता है। तो इसका जो मीन होगा वो क्या होगा, वाई आई हैट बार होगा, मतलब वाई हैट बार होगा, ये प्रूफ करना है। और अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं आप लोगों को वीडियो में, फर्स्ट क्लास की वीडियो में शायद करवाया, सेकेंड क्लास की वीडियो में, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। वाई आई हैट होता है हमारा बीटा 1 हैट प्लस में बीटा 2 हैट एक्स आई। वाई आई हैट होता है, वाई आई हैट इक्वल टू बीटा 1 हैट होता है हमारे पास वाई बार माइनस में बीटा 2 हैट एक्स बार, और प्लस में चल रहा है बीटा 2 हैट एक्स आई। इस वाई बार को इधर लेके आएंगे तो वाई आई हैट माइनस में वाई बार इज इक्वल टू, इन दोनों में से बीटा 2 प्लस बीटा 2 अगर कॉमन लेते हैं बीटा 2 हैट तो बचेगा एक्स आई माइनस में एक्स बार, ठीक है। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ ना कि ये टर्म एलिमिनेट हो जाए, तो मैं बोथ साइड समेशन ले रहा हूँ, टैकिंग समेशन बोथ साइड, टैकिंग समेशन बोथ साइड। तो समेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा वाई आई हैट माइनस में वाई बार, और यहाँ पे बीटा 2 हैट समेशन एक्स आई माइनस में एक्स बार। आप सभी को पता है कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन जीरो होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, मतलब ये टर्म जीरो, तो ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे जब समेशन आप लगाओगे तो ये आएगा समेशन ऑफ वाई आई हैट, और समेशन ऑफ वाई बार का आ जाएगा एन वाई बार, ठीक है। अब इसको समेशन ऑफ वाई आई हैट इज इक्वल टू एन वाई बार को उधर ले जाओगे तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा एन वाई बार, और यहाँ से समेशन ऑफ वाई आई हैट अपॉन में एन, ये वाला एन नीचे इधर लेके आ जाओ और उस साइड में चलेगा वाई बार। और किसी भी वैल्यू के समेशन को अगर उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो क्या देता है, मीन देता है। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा वाई हैट बार, और ये वाई बार तो चल ही रहा है, हैंस प्रूव्ड। तो ये इसका प्रूफ है। कई आप में से कईयों ने कर लिया होगा, ये कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं, और जिन्होंने वीडियो देखी होंगी उसको तो पता ही होगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कंसाइडर द फॉलोइंग सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्राइस बराबर बीटा नोट प्लस बीटा 1 एस एस प्लस म्यू आई दे रखा है, वेयर प्राइस इज हाउसिंग प्राइसेस एस एस एंड इज द असेसमेंट ऑफ हाउसिंग प्राइसेस, द एस्टिमेटेड इक्वेशन इज, अच्छा इक्वेशन गिवन है, चलो इक्वेशन लिख लें। आपके पास बना बनाया मॉडल गिवन, जब भी मॉडल बना बनाया गिवन होता है ना तो दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं आती है क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 3 मॉडल जो आपके पास गिवन है वो गिवन है प्राइस इक्वल टू -14.47, प्राइस इज इक्वल टू -14.47 प्लस में 0.976 ASSES। इसके बाद टी दे रखा है आपको, इसका दे रखा है अलग, इसका दे रखा है अलग, एन दे रखा है 88, एन दे रखा है 88, और पास्ट ईयर में SSR दे रखा है, उसको आप SSR ना लिख के RSS लेके चलो, ठीक है। क्या लेके चलोगे, RSS, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, जो कि आपके पास दे रखा है 165,644 165,644.51, ओके 0.51। इसके बाद आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दे रखा है, वो दे रखा है 0.820, ये दे रखा है। पहले पार्ट में बोला हाउ विल यू टेस्ट द वन स्ट्रेंड्स बीटा 1 इक्वल टू 1 एंड बीटा 2 इक्वल टू 0 इन द अबव रिग्रेशन इफ यू आर गिवन द RSS इन द रिस्ट्रिक्टेड मॉडल एज, ओके। दूसरे पार्ट में आपको एक RSS गिवन दे रखा है, सॉरी SSR दे रखा है, उसको भी RSS लेके चलोगे आप, तो RSS गिवन दे रखा है रिस्ट्रिक्टेड मॉडल का, और आपको टेस्टिंग करने के लिए बोला कि बीटा 1 इक्वल टू 1 और बीटा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, और कंडक्ट द नेसेसरी टेस्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड गिव योर कंक्लूजन, ओके। तो पहले पार्ट में अगर आपके पास एक RSS दे रखा है रिस्ट्रिक्टेड RSS, जो कि क्या है 209,448.99 है ना। तो अगर इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड
RSS है, तो कहने का मतलब ये जो RSS हमारे पास होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड गिवन होगा, एक रिस्ट्रिक्टेड है तो दूसरा अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। ओके, यहाँ पे आपको टेस्ट करना है। H0 में आपको बोला कि जो बीटा नॉट है वो 0 होगा एंड जो बीटा 1 है वो 1 के बराबर होगा, ये टेस्टिंग करना है। अल्टरनेटिव में आप यहाँ पे लिखोगे एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी ऐसा मत लिखना, अल्टरनेटिव में आप ये लिख लेना यहाँ पे बीटा 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये 0 के बराबर नहीं होता है, कुछ भी होता है, और 1 के बराबर नहीं होता कुछ भी होता है, तो कहने का मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगा जो भी हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो H0 में ये, अल्टरनेटिव में ये, इसकी जो टेस्ट स्टैट्स वैल्यू होगी, साफ साफ बोला है कि आपको बीटा 1 इक्वल टू 1 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 0, मतलब बीटा 1 और बीटा नॉट दोनों को एक साथ टेस्टिंग करना है। जब भी एक साथ टेस्टिंग करना है तो हम एफ टेस्ट यूज़ करेंगे। तो टेस्ट स्टैट्स में हमेशा हम लोग इसकी एफ टेस्टिंग यूज़ करेंगे। और इसका जो रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है एफ का, वो होता है रिस्ट्रिक्टेड RSS माइनस में अनरिस्ट्रिक्टेड RSS होल अपॉन में रिस्ट्रिक्शन, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय अनरिस्ट्रिक्टेड RSS होल अपॉन में n माइनस के। रिस्ट्रिक्टेड RSS माइनस में अनरिस्ट्रिक्टेड RSS होल अपॉन में m इज नथिंग बट कितना रिस्ट्रिक्शन लगाए हो, जो कि यहाँ पे 2 है, बीटा नॉट एंड बीटा 1 पे रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 2 आएगी। और अनरिस्ट्रिक्टेड RSS अपॉन में n माइनस के नंबर ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे आपके पास RSS, ये जो रिस्ट्रिक्टेड RSS है इसकी वैल्यू गिवन है, अनरिस्ट्रिक्टेड RSS की भी गिवन है। m होगा यहाँ पे 2, क्योंकि जो है देखो बीटा नॉट एंड बीटा 1 इन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, तो m होगा 2। अच्छा, k की वैल्यू तो 2 होगी ही, क्योंकि मॉडल में ही दिख रहा है, एक पैरामीटर ये, दूसरा पैरामीटर ये, तो नंबर ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड 2 है, तो k की वैल्यू 2 होगा। और n कितना होगा, तो n हमारे पास 88 है, तो आराम से इसमें पुट करोगे तो टेस्ट स्टैट्स वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, इसका क्रिटिकल वैल्यू होता है f अल्फा कोमा m कोमा n माइनस के, तो यहाँ पे पुट करोगे, f का टेबल निकालोगे तो आपके पास ये भी गिवन हो जाएगा। तो इसका जो है ये पहला पार्ट था वो तो बड़ा सिंपल था और हो चुका है। इसके दूसरे पार्ट में देखो क्या बोला है, इसके दूसरा पार्ट, हाँ बोला सपोज नो डैट द एस्टिमेटेड मॉडल इज प्राइस इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 SS प्लस बीटा 2 लॉट साइज प्लस बीटा 3 स्क्वायर फीट प्लस बीटा 4 बेडरूम प्लस म्यू, मतलब 1 2 3 4 5 टोटल 5 पैरामीटर है। तो मैं लिख लूँ दूसरे पार्ट में, आप मॉडल पूरा लिख लेना अच्छे से, मैं मॉडल नहीं लिख रहा हूँ। इसके दूसरे पार्ट में पैरामीटर 5 है, तो मैं k की वैल्यू 5 लिख रहा हूँ। इसके बाद बोला आपको जो मॉडल गिवन है इसमें वो भी क्या गिवन है, कुछ इस तरीके से, नॉट मॉडल नहीं, बोला है कि द आर स्क्वायर फ्रॉम एस्टिमेटिंग दिस मॉडल यूजिंग द सेम 88 हाउस इज 0.829। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 88 है और यहाँ से जो आर स्क्वायर आया है वो 0.898 आया है, 0.829 सॉरी 0.829 आया है, गिवन दे रखा है। मॉडल आपको दे रखा है जिसमें 5 पैरामीटर हैं। आपको बोला कि जब द आर स्क्वायर फ्रॉम एस्टिमेटिंग दिस मॉडल यूजिंग द सेम 88 हाउसिंग को यूज़ करके जो आर स्क्वायर निकला है वो 0.829 आया है। बोला टेस्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट ऑल पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट आर इक्वल टू 0। ऑल पार्शियल मतलब जितने भी स्लोप कोफिशिएंट है, यहाँ पे स्लोप कोफिशिएंट का सब होगा, बीटा 1 होगा, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा 4, चारों इक्वल टू 0 होंगे। और चारों को बोला एक साथ इसको बेसिकली क्या करो, टेस्ट करो। तो जब भी एक साथ बोलेगा टेस्ट करने के लिए, ओवरऑल सिग्निफिकेंस बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग एफ टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है, H0 में हम लोग रखेंगे बीटा 1 बीटा 2, सॉरी बीटा 1 नहीं, बीटा 2 बीटा नॉट पहले ले रखा है ना, ओके बीटा 1 ही होगा क्योंकि जो पहला पैरामीटर है वो बीटा नॉट है। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 इक्वल टू 0। अल्टरनेटिव में आप क्या लिखोगे, एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज नॉट इक्वल टू 0, वन ऑफ दैम इज नॉट इक्वल टू 0। और याद हो H0 बराबर इसको रॉ इक्वल टू 0 ही लिख सकते हो आप, रॉ स्क्वायर इक्वल टू 0। हालांकि अभी इतना करके छोड़ दो काफ़ी है। टेस्ट स्टैट्स सिंस हम लोग जॉइंटली टेस्ट कर रहे हैं तो F यूज़ करेंगे, जो कि क्या होगा आर स्क्वायर अपॉन में
आर स्क्वायर अपॉन में के माइनस वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन में एन माइनस के। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूला चेक कर लेना। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन में के माइनस वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन में एन माइनस के। आर स्क्वायर गिवन है आपके पास, एन भी गिवन है आपके पास, के पहले मैंने 5 लिख दिया है, 5 लिख ही दिया है। यहाँ क्रिटिकल वैल्यू होगी एफ अल्फा कोमा के माइनस वन एन माइनस के। चलो ठीक है, सब यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगा, टेस्टिंग कर लेना, रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा चेक कर लेना, सिंपल है। इसका दूसरा पार्ट भी हो गया, तो आराम से 5 to 7 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है, ये स्टैट से रिलेटेड पार्ट है, जो कि आपके सिलेबस में अब नहीं बचा है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए अभी के लिए। तो बी पार्ट स्किप करने के बाद इसके सी पार्ट में हम लोग आते हैं। सी पार्ट कहाँ है, यहाँ है। सी पार्ट में बोला कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिपेंडेंट वाई एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, एक वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शनल फॉर्म, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ योर आंसर। ओके, आपको y एक डिपेंडेंट वेरिएबल और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है, y और x का मतलब बता रखा है, और आपको बोला कि इससे एक आप सबसे बेस्ट जो फंक्शन रिग्रेशन मॉडल बनेगा, जो भी फंक्शन का बनेगा, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सी पार्ट करने वाले हैं। सी पार्ट के सबसे पहले मैं बोला आपको, जो y है वो y डिमांड है, और जो x है वो प्राइस ऑफ फूड है। y डिमांड है, x प्राइस ऑफ फूड है। सिंपल डिमांड एंड प्राइस है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, लीनियर मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस वेरिएबल। तो लीनियर मॉडल आप बना सकते हो, लीनियर अप्रोप्रिएट फंक्शनल फॉर्म। ओके, हाँ लीनियर मॉडल ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ओके, which look like yi equal to beta 1 plus beta 2 xi plus mu I, where beta 2 should be less than 0। लिख देना, beta 2 should be less than 0, which follow law of demand, लॉ ऑफ डिमांड। इतना लिख दोगे काफ़ी है। अच्छा, इसमें लॉग मॉडल भी हो सकता है, तो आप लिख देना लॉग मॉडल कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड, और विच लुक लाइक लॉग वाई आई इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 लॉग एक्स आई प्लस म्यू आई, तो वो भी हो सकता है। कुछ आप बनाने का जितना फंक्शनल फॉर्म बना दो, लेकिन आपको उसकी ना एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। समझ में आया? दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या बोला। दूसरे पार्ट में बोला है आपको कि अगर y AFC ऑफ प्रोडक्शन है और x आउटपुट है, तो क्या करोगे। y है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, x है आपका आउटपुट। तो सबसे बेस्ट जो बनेगा ना, रेसिप्रोकल बनेगा। रेसिप्रोकल फंक्शनल फॉर्म में, रेसिप्रोकल मॉडल में आपने एग्जाम्पल भी देखा था AFC का, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेसिप्रोकल मॉडल can be constructed which look like yi equal to beta 1 plus beta 2 अपॉन में xi प्लस में म्यू i, where xi should be greater than 0, या इस तरीके से फॉर ऑल xi should be greater than 0, क्योंकि xi आउटपुट है तो ये कभी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आउटपुट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो xi हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, इसमें आप और भी कुछ एक्सप्लेनेशन डाल सकते हो कि अगर आउटपुट आप कितना भी बना लो, आउटपुट कितना भी आप बना लो, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो, कुछ ना कुछ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको भी आप इंग्लिश में लिख सकते हो इसके अंदर। इसके दूसरे पार्ट के बाद तीसरे में बोला कि y बराबर पॉपुलेशन इन इंडिया, x बराबर टाइम। y बराबर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड x बराबर टाइम, ये आपको गिवन दे रखा है।
कोई भी आराम से बोल सकता है कि अगर टाइम है और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है तो इसमें जो सबसे बेस्ट बनेगा ना वो बनेगा लॉग लीन मॉडल, क्योंकि लॉग लीन मॉडल जो है ना वो ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। लॉग लीन मॉडल कैन बी constructed which look like yi equal to beta ln yi equal to beta 1 plus beta 2 xi plus mu I, which show the growth rate of population over time, जो कि ग्रोथ रेट शो करेगा पॉपुलेशन ओवर टाइम। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था और 6 मार्क्स आपको फ्री के दे दिए। बाकी अब पास्ट ईयर में ना AFC यहाँ पे एक डायग्राम भी बना रखा है, तो आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हो कि एज यहाँ पे आउटपुट लिख लेना या YI लिख लोगे, आउटपुट कितना भी बढ़ा लो AFC कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। मतलब एवरेज फिच को कुछ, मतलब इसको टच मत करवा देना, इस लाइन से ऐसे रखना कि AFC कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ये AFC का डायग्राम है, तो इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका काम है क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे ना हो पाए। क्वेश्चन 4 बोला कि इन अ रिग्रेशन ऑफ एवरेज वेज W ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 फर्म्स द फर्म रिजल्टेड वेयर ऑब्टेन्ड रिग्रेशन 1। दो मॉडल आपके पास गिवन है। पहला मॉडल क्या बोलता है कि W बराबर 7.5 प्लस में 0.009n, ये पहला मॉडल है। दूसरा मॉडल क्या बोलता है W अपॉन में n बराबर 0.008 प्लस में 7.81 अपॉन में n, 7.81 अपॉन में n, ऐसा है। सबसे पहले बोला हाउ वुड यू इंटरप्रेट द टू रिग्रेशन। आप इन दोनों ही मॉडल को किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे। सिंस आपको बोला नहीं है कि किसको स्लोप कोफिशिएंट को इंटरप्रेट करना है या फिर इंटरसेप्ट टर्म को इंटरप्रेट करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप बस स्लोप कोफिशिएंट को इंटरप्रेट कर दो, वही काफ़ी है। तो स्लोप कोफिशिएंट अगर हम मॉडल 1 की बात करें, आंसर में पहला का सबसे पहले मैं मॉडल 1 की बात करूं और मैं 0.009 की इंटरप्रिटेशन दूं तो क्या दूंगा, ध्यान से देखो। लीनियर मॉडल दिख रहा है तो मैं बोलूँगा व्हेन एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ना। when number of employee increases by 1 unit then mean predicted W का मतलब क्या है, एवरेज वेज इंक्रीजेज बाय 0.009 यूनिट। बड़ा ही सिंपल था। दूसरे मॉडल में जब मैं स्लोप कोफिशिएंट मतलब 7.8 को एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ साफ साफ रेसिप्रोकल दिख रहा है, तो आपको पता क्या लिखना है, व्हेन 1/n इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट देन मीन प्रिडिक्टेड W/n इंक्रीजेज बाय 7.8 यूनिट। सिंपली ये आप लिख दो, काम बन जाएगा। ओके, ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया है। अगर आप अच्छे से इंटरप्रिटेशन कर दोगे तो ये क्वेश्चन कितने में पूछा गया है, कितने मार्क्स के लिए लिखा है, क्या शायद कट गया होगा, लिखा हुआ नहीं है, चलो कोई नहीं, शायद 6 मार्क्स में पूछा है तो 2 मार्क्स तो दे ही देंगे, 2 मार्क्स का ये पार्ट होगा। इसके बाद बोला दूसरे पार्ट में व्हाट माइट बी द रिग्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग what assumption has been made about the error variance in going from regression 1 to regression 2। और आगे भी कुछ दे रखा है क्या इसमें,
what might be the reason of transforming to what assumption has been made about the error variance is going from regression 1 to regression 2। ओके, आपसे पूछा है इसमें कि रिग्रेशन 1 से लेकर रिग्रेशन 2 जो ट्रांसफॉर्मिंग किया गया है ये क्यों किया हो गया होगा, इसमें कौन से अजम्पशन को भी लेके चला होगा बेसिकली एग्जामिनर, मतलब जो भी इसने किया, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्म किया है इकोनॉमिक्स जो भी है, मान लो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मॉडल 1 से मॉडल 2 में ट्रांसफॉर्मिंग किया गया है तो इसमें कौन कौन सी अजम्पशन ली गई होगी, ठीक है, किस वजह से किया होगा। तो याद करो हेटेरोस्क्लेरोसिटी में जब हम लोग रेमेडियल मेजर पढ़ते थे हेटेरोस्क्लेरोसिटी का, तो वहाँ पे इस तरीके से मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जिससे हेटेरोस्क्लेरोसिटी मॉडल से निकल जाए, रिमूव हो जाए। तो साफ साफ दिख रहेंगे ड्यू टू हेटेरोस्क्लेरोसिटी किया होगा। अच्छा, दूसरी बात ये क्या किया है कि जो n है, जो भी आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, उसको डिवाइड कर दिया सारे वेरिएबल से। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो अजम्पशन ली गई होगी वो कुछ इस तरीके से ली गई होगी, आपको याद हो तो जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अननोन होता है तो अजम्पशन यहाँ पे ली होगी कि जो वेरिएंस ऑफ म्यू आई होगा, जो वेरिएंस ऑफ म्यू आई होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा किसके, तो एन स्क्वायर के, क्योंकि एन से डिवाइड किया। जब यहाँ स्क्वायर होता है तो हम लोग नीचे एन से डिवाइड करते थे, यहाँ जब एन होता था तो स्क्वायर रूट ऑफ एन से डिवाइड करते थे, अगर आपने हेटेरोस्क्लेरोसिटी अच्छे से पढ़ा है रेमेडियल मेजर, ठीक है। वेरिएंस ऑफ म्यू आई क्या होता था, हेटेरोस्क्लेरोसिटी में सिग्मा आई का स्क्वायर होता था। हेटेरोस्क्लेरोसिटी का मतलब था कि अलग अलग वेरिएंस, अलग अलग म्यू आई पे अलग अलग सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ म्यू आई क्या होता था, सिग्मा आई का स्क्वायर, जो कि इक्वल हुआ किसके, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में सिग्मा स्क्वायर इंटू में एन स्क्वायर के। तो ये अजम्पशन लेके चली होगी, तो आपको बस यही इसमें लिखना है। ओके, चलो इसके बाद इसके तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है आपको कि कैन यू रिलेट द स्लोप एंड इंटरप्रेट द, ओके, कैन यू रिलेट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ टू मॉडल्स। ये जो दो मॉडल्स आपके पास गिवन है, क्या इसके कोई स्लोप और इंटरसेप्ट टर्म को क्या आप रिलेट कर सकते हो। देखो, स्लोप और इंटरसेप्ट को इसको रिलेट करने के लिए कोई भी रूल ऑफ थंब नहीं है कि क्या, मतलब आप मॉडल में क्या देख के ऐसा रिलेट करोगे। इसके लिए आपको एक रिलेशनशिप, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि क्या दोनों ही मॉडल में जिस भी वेरिएबल का मुझे रिलेशन निकालना है वो कोई रिलेशन फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई वेरिएबल, कोई मतलब फंक्शन हो y i इज इक्वल टू β1 प्लस में β2 xi प्लस में μi, इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक मॉडल गिवन हो और इस मॉडल को मैं ट्रांसफॉर्म करूँ xi से डिवाइड करके, तो क्या आएगा यहाँ पे yi अपॉन में xi, यहाँ पे आएगा β1 अपॉन में xi, यहाँ पे बस बचेगा β2 और यहाँ पे आएगा μi अपॉन में xi। तो अगर इसको और इसको थोड़ा सा देखोगे ना, तो जो पहले इसमें इंटरसेप्ट टर्म था वो यहाँ पे अब स्लोप कोफिशिएंट बन गया है, और जो पहले यहाँ स्लोप कोफिशिएंट था वो यहाँ पे अब इंटरसेप्ट टर्म बन गया है। तो आप इसके दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन है ना, तीसरे पार्ट में बोल सकते हो कि जब आप मॉडल 1 से मॉडल 2 पे गए तो स्लोप कोफिशिएंट इन मॉडल 1 बिकम द इंटरसेप्ट इन मॉडल 2 एंड इंटरसेप्ट इन मॉडल 1 बिकम द स्लोप कोफिशिएंट ऑफ मॉडल 2। यही पूरा का पूरा यहाँ पे चेप देना और कुछ नहीं। तीसरा में बोला कैन यू कंप्यूटेड द आर स्क्वायर ऑफ द टू मॉडल। बिल्कुल नहीं, दोनों ही मॉडल के जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो अलग अलग हैं, तो आर स्क्वायर कभी भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग लिख देंगे इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख देना, काम बन जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 4 का ए पार्ट हो गया। 4 का बी पार्ट भी स्टार्ट से रिलेटेड है, तो 4 का बी पार्ट भी आपको नहीं करना है। हम लोग अब 4 के सी पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो 4 का सी पार्ट में देखो क्या है, एक बार आप खुद से क्वेश्चन रीड कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 के सी पार्ट में बोला सपोज द अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल आर डिपेंडेंट ऑन वेदर दे आर स्किल्ड वर्कर और देयर वर्क एक्सपीरियंस ओवर द ईयर। मतलब जो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल का जो अर्निंग होगा वो इसके स्किल्ड वर्कर है या अनस्किल्ड वर्कर है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब स्किल्ड वर्कर होना या अनस्किल्ड वर्कर होना ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है। और दूसरा बोला कि एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो वर्क एक्सपीरियंस तो हम लोग मतलब काउंट कर सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। तो मतलब साफ साफ ये डमी वेरिएबल का केस दिख रहा है, जिसके अंदर में कोई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये एक एनकोवा मॉडल की तरह दिखेगा आपको। सबसे पहले पार्ट में बोला डिफाइन द डमी वेरिएबल टू कैप्चर वेदर द वर्कर्स आर स्किल्ड और नॉट, टैग वर्कर बिंग अनस्किल्ड एज द रेफरेंस कैटेगरी।
अगर मैंने आपको पढ़ाया होगा, मतलब आपने अगर मतलब मुझसे पढ़ा होगा तो मैंने आपको बोला होगा जब भी आप डमी वेरिएबल सेट करोगे तो किसमें उसमें क्या 1 लेना है क्या 0 लेना है आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जो रेफरेंस कैटेगरी का वर्ड यूज़ किया है ये बता रखा है कि आपको अनस्किल्ड के लिए 0 लेके चलना है। तो आप क्या करोगे, एक DI आपने डमी वेरिएबल बनाया है जो कि क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आप 1 लेके चलोगे स्किल्ड लेबर के लिए एंड 0 लेके चलोगे अनस्किल्ड लेबर के लिए। तो पहले पार्ट में आपको यही बोला था कि डिफाइन डमी वेरिएबल टू कैप्चर वेदर द वर्कर आर स्किल्ड और नॉट, टैग वर्कर बीइंग अनस्किल्ड एज द रेफरेंस कैटेगरी। तो पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरे पार्ट में बोला डेवलप अ मॉडल विच इज लीनियर इन पैरामीटर, एक मॉडल बनाओ जो कि लीनियर पैरामीटर में हो, जितने भी पैरामीटर होने चाहिए उसकी पावर 1 होनी चाहिए। दैट शो अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल एज अ फंक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड वेदर दे आर स्किल्ड और इंटरप्रेट और जो मॉडल ओके जो कि शो करे जो अर्निंग है वो वर्क एक्सपीरियंस और वो स्किल्ड है या नॉन अनस्किल्ड है उस पर डिपेंड करता हो। इससे आपको मॉडल बनाना है और उसको इंटरप्रेट करना है। तो मॉडल कुछ इस तरीके का बनेगा, yi इज इक्वल टू β1 प्लस में β2 di प्लस में β3 क्या लिखेंगे xi। इसके बाद आप इसको लिख देना, जो yi है वो लिख देना वो अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल है, जो DI है वो 1 है स्किल्ड के लिए, 0 है अनस्किल्ड के लिए, और जो XI है वो लिख देना वर्क एक्सपीरियंस है। तो पहले तो इतना इसको एक्सप्लेन कर देना कि इसमें क्या सब आपने लिया है, वो क्या है वर्क एक्सपीरियंस है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और जब आप एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा इसको बोला इंटरप्रेट भी करने के लिए, तो इसमें β1 β2 एंड β3 सबको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो इंटरप्रेट करते सबसे पहले हम लोग β2 को डमी वेरिएबल याद करो क्या करेंगे, β2 डमी वेरिएबल मतलब DI के करस्पॉन्ड वाला स्लोप कोफिशिएंट है, पैरामीटर है। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली ये मुझे डिफरेंस बताएगा किसके बीच में, स्किल्ड और अनस्किल्ड वाले लेबर के बीच में। तो β2 की रिप्रेजेंटेशन होगी डिफरेंस बिटवीन मीन अर्निंग ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। अगर DI 1 होता है तो जो भी अर्निंग होगा वो स्किल्ड वर्कर का होगा, अगर DI 0 होता है तो ये जो भी अर्निंग देगा वो अनस्किल्ड का होगा। तो जो β2 है वो डिफरेंस बताता है मीन अर्निंग ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर कीपिंग वर्क एक्सपीरियंस कांस्टेंट, मतलब हमें इस वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चलना है, लेके चलना है। तो ये तो β2 की इंटरप्रिटेशन हो गई। अब β3 क्या बताता है, β3 हमारा एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, तो इसको आप आराम से लिखो व्हेन वर्क एक्सपीरियंस इंक्रीजेज बाय 1 year then mean predicted earning increases by β3 यूनिट, ठीक है β3 यूनिट, कीपिंग क्वालिटी वेरिएबल कांस्टेंट, क्वालिटेटिव वेरिएबल कांस्टेंट। क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्या करना है, आपको कांस्टेंट मान के चलना है। अच्छा यहाँ पे ना डिफरेंस बिटवीन मीन प्रिडिक्टेड ऑफ अर्निंग लिख लो, मीन प्रिडिक्टेड ऑफ अर्निंग बाय मीन प्रिडिक्टेड ऑफ अर्निंग ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तो β2 हो गया, β3 का हो गया। अब β1 का क्या मतलब है, β1 की इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते थे, बाकी वाले स्लोप को 0 बनाते थे, तो मुझे इसको और इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो β1 आएगा। तो देखो β1 का इंटरप्रिटेशन मैं ऊपर लिखता हूँ क्या है, देखो ध्यान से। β1 का इंटरप्रिटेशन होगा मीन प्रिडिक्टेड अर्निंग ऑफ अनस्किल्ड वर्कर विथ
0 ईयर एक्सपीरियंस, विथ 0 ईयर एक्सपीरियंस। जब 0 ईयर एक्सपीरियंस है तो यहाँ 0 आएगा, तो ये टर्म 0। अनस्किल्ड वर्कर है तो DI भी 0, तो ये सब 0 बनेगा, बस बचेगा β1। तो ये इसका मॉडल बना और इसका इंटरप्रिटेशन बना, बड़ा सिंपल था। इसके बाद आपको बोला है इसी क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में, Now assume that there is an interaction between skilled of the worker and their work experience. How would you model in to change interpret the new model? बोला अब एक इंट्रैक्शन भी आ गया, इंट्रैक्शन वेरिएबल। किसके बीच का इंट्रैक्शन आया है? तो वर्क एक्सपीरियंस और स्किल्ड और अनस्किल्ड के बीच का। तो जो तीसरे पार्ट में हमारा बनेगा मॉडल वो कुछ इस तरीके का बनेगा, yi इक्वल टू β1 प्लस में β2 DI जो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड को बताता है, प्लस में β3 xi जो कि वर्क एक्सपीरियंस को बताता है, प्लस में एक नया वेरिएबल β4 आएगा जो कि होगा DI इंटू में xi जो वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिटी दोनों के इंटरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसको अब आगे आपको लिखना है, पहले लिखना है फॉर अनस्किल्ड, बोला इंटरप्रेट भी करो, तो पहले हम लिखेंगे फॉर अनस्किल्ड। अगर मैं अनस्किल्ड के लिए बात करूं तो जो मेरा एक्सपेक्टेड yi होगा इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसमें DI तो 0 होगा क्योंकि अनस्किल्ड के लिए DI 0 मान के चले हैं, कोमा xi, और ये क्या बनेगा जब DI 0 होगा तो ये 0 बन जाएगा, बचेगा बस यहाँ पे β1 प्लस यहाँ पे β3 xi और ये टर्म भी 0 बन जाएगा। तो फॉर अनस्किल्ड के लिए तो ये आ गया। और अगर मैं सेम चीज़ स्किल्ड के लिए बनाऊं तो क्या आएगा वो भी देख लो। फिर हम लोग लिखेंगे दूसरे पार्ट में फॉर स्किल्ड वर्कर। तो स्किल्ड वर्कर के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ yi गिवन DI इक्वल टू 1 लेके चलेंगे और xi तो रहेगा ही रहेगा। तो DI को जब 1 लेके चलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा β1 प्लस में β2 DI की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये एक इंटरसेप्ट टर्म बच गया। और यहाँ से β3 और यहाँ पे β4 में भी DI को 1 लेके चलेंगे तो β4 xi, तो β3 प्लस β4 और xi को कॉमन ले लो क्योंकि xi दोनों के साथ लगेगा। तो फॉर अनस्किल्ड के लिए ये बनेगा और फॉर स्किल्ड के लिए ये बनेगा। दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे ना, तो अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस आपको एक β2 और एक β4 दिखेगा। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो एक β2 और एक β4 दिखेगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आगे बोल देता कि बताओ क्या इन दोनों मॉडल के बीच में कुछ डिफरेंस है या नहीं है, तो हम लोग β2 और β4 की टेस्टिंग करते। एक बार β2 को इक्वल टू 0 रख के टेस्टिंग करते और एक बार β4 को इक्वल टू 0 रख के टेस्टिंग करते। दोनों में से एक भी 0 के बराबर नहीं होता तो बोलते डिफरेंस है, अदरवाइज डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर दोनों 0 के बराबर होगा तो डिफरेंस है, और इसके अलावा कुछ भी होता है, मान लो 1 0 नहीं होता है या दोनों के दोनों 0 नहीं होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कर लीजिए खुद से क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, और उसके बाद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला आपको कि द रिजल्ट ऑफ द लोगारिथम रिग्रेशन ऑफ डिमांड एंड फूड ऑन अ प्राइस एंड द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है log Q2 इक्वल टू 2.34 माइनस 0.31, 2.34 माइनस 0.31 log PT और 0.45 log YT प्लस में 0.45 log YT प्लस में 0.65 log QT माइनस 1, 0.65 log QT माइनस 1। ओके, टेस्ट स्टेट्स दे रखा है 3 का, तो टेस्ट स्टेट्स वैल्यू इस तीनों के करस्पॉन्ड में लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपको n दे रखा है 50, पेपर में आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगा। n दे रखा है 50, आर स्क्वायर दे रखा है 0.90, और उसके बाद
डी दे रखा है 1.8, डी दे रखा है 1.8। सबसे पहले आपको बता देगा क्यू फूड कंजम्पशन पर कैपिटा है, पी फूड प्राइस है, वाई रियल पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम है। सबसे पहले पार्ट में बोला जस्ट बाय लुकिंग एट द एस्टिमेटेड रिग्रेशन डू यू सस्पेक्ट सीरियल कोरिलेशन इन इट। सीरियल कोरिलेशन मतलब ऑटो कोरिलेशन, अभी आप मान के चलिए। बोला कि क्या मॉडल को देखने के बाद आपको क्या ऑटो कोरिलेशन इसमें दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि जो मॉडल है वो बेसिकली टाइम सीरीज डेटा पे डिपेंड करता है। तो पहला तो ये सस्पेक्ट है कि याद करो, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि जब हम लोग ऑटो कोरिलेशन जो होता है ना, ज़्यादातर टाइम सीरीज डेटा पे होता है, और जो मतलब हेटेरोस्किडासिटी एग्जिस्ट करता है वो ज़्यादातर क्रॉस सेक्शनल डेटा में होता है। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा अगर दिख जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें हेटेरोस्किडासिटी एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर आपको टाइम सीरीज डेटा दिख जाए जो कि टाइम पे डिपेंडेंट हो तो समझ जाना चाहिए इसमें ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस मॉडल में ना, ये रिग्रेशन मॉडल में दो आपको पहचानने का दे रखा है। क्या दे? पहला तो दे रखा है कि ये टाइम सीरीज डेटा है तो इसमें ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा कि इसी डेटा में वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग्ड है। देखो QT-1, तो इसी मॉडल के अंदर एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग्ड है। तो कहने का मतलब यस, इसमें ऑटो कोरिलेशन होने के चांसेस है, बिकॉज द मॉडल इज टाइम डिपेंडेंट एंड वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज लैग्ड ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इतना आपको लिखना है। पहला पार्ट हो गया होगा मेरे हिसाब से, इतना ही करना है। दूसरे पार्ट में बोला कि विच टेस्ट डू यू यूज टू कन्फर्म योर सस्पिशन एंड वाई। कौन सा टेस्ट यूज करोगे? तो जब भी लैग्ड वाला होता है तो हम लोग डर्विन वाटसन H टेस्ट यूज करते हैं। तो दूसरा में हम लोग लिखेंगे डर्विन वाटसन H टेस्ट। और क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिख देना, बिकॉज वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर लैग्ड ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में बोला कि आपको आउटलाइन द स्टेप ऑफ द अबव मेंशन टेस्ट एंड प्रोवाइडेड अ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन। अच्छा, आपको कैलकुलेशन भी करना है और स्टेप बताना है। तो इसका स्टेप क्या? आप स्टेप लिख लेना। सबसे पहले हाइपोथेसिस सेट करते हैं। H0 में क्या लिखते हैं हम लोग? नो ऑटो कोरिलेशन। अल्टरनेटिव में क्या लिखते हैं? ऑटो कोरिलेशन। एक बार मिला लेना, ठीक है। डर्विन वाटसन H टेस्ट देख लेना जहाँ पे मैंने पढ़ाया होगा। और इसके बाद यहाँ पे टेस्ट स्टेट्स वैल्यू Z होता है, जो कि होता है P हैट इंटू में स्क्वायर रूट N अपॉन में 1 माइनस N वेरिएंस ऑफ लैग्ड के बाहर का जो बेसिकली लैग्ड के साथ जो पैरामीटर रहता है उसकी वेरिएंस हम लोग देखते हैं। तो ये β1, β2, β3, β4 लैग्ड के साथ वाला पैरामीटर β4, तो वेरिएंस ऑफ β4 हैट इसका निकालेंगे वेरिएंस, ठीक है। ये सारा चीज़ें ओके। अच्छा, वेरिएंस ऑफ β4 हैट कैसे निकालेंगे? तो इसके क्रॉसपोंड में जो t वैल्यू दे रखा होगा या स्टैंडर्ड एरर दे रखा होगा। अगर स्टैंडर्ड एरर दे रखा होगा तो उसका स्क्वायर ही होगा वेरिएंस ऑफ β4 हैट। और अगर मान लो t वैल्यू दे रखा है तो t वैल्यू से पहले स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। जैसे मान लो t वैल्यू होता है ना, तो t वैल्यू क्या होता है? β2 हैट माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ β2 हैट होल अपॉन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ β2 हैट। अगर मान लो हम β2 की चलो β4 की बात करें तो β4 तो β4 ये मेरा बनेगा। अच्छा, H0 में हम लोग हमेशा इक्वल टू 0 रख के चलते हैं नॉर्मली, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब ये वाले टर्म का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो बेसिकली t की वैल्यू गिवन है, तो जो t की वैल्यू गिवन है वो t की वैल्यू लिखेंगे। β4 की वैल्यू लिखल है 0.65, ये बन जाएगा 0 स्टैंडर्ड एरर ऑफ β4 हैट। सॉल्व करोगे, जैसे t की वैल्यू ना गिवन है इसमें 0.14, यहाँ पे गिवन है 0.14, तो ये लिख देंगे 0.14। तो ये भी वैल्यू आ गया, ये भी वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा ना, तो आराम से आप स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हो। तो स्टैंडर्ड एरर का ही जो स्क्वायर होगा वो वेरिएंस होगा उसका, तो वेरिएंस आप कर लोगे। अच्छा, p कैसे निकलेगा? तो आपके पास d गिवन है क्वेश्चन में 1.8, तो p हैट होता है 1 माइनस d/2, तो यहाँ से आपके पास p हैट भी निकल जाएगा। अच्छा, इसका क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है? टेस्ट स्टेट्स निकाल लोगे एंड जो क्रिटिकल वैल्यू होता है इसका वो होता है Z∝/2, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकाल लोगे। तो सब डिस्ट्रीब्यूशन देखना तो आपको आता ही है, यही पूरा करोगे से ये तो प्रोसेस हो गया, स्टेप हो गया, और इसी स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल देना। इसके बाद अगर देखा जाए
तो इसके बी पार्ट में देखो क्या बोला है कि सपोज यू आर गिवन द फॉलोइंग रिग्रेशन, एक रिग्रेशन दे रखा है 5 का बी। मैं 5 ही क्वेश्चन करूँगा, बाकी आप खुद से ट्राई करना और कोई डाउट है तो पूछ लेना। मेरा मेन मोटिव था कि कैसे आप न्यूमेरिकल को डील करोगे वो बताना आप लोगों के साथ। बी पार्ट में बोला है कि सपोज यू आर गिवन द फॉलोइंग रिग्रेशन वाई टी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स टी प्लस बीटा 2 एक्स टी का स्क्वायर प्लस बीटा 2 एक्स टी का स्क्वायर प्लस म्यू टी बोला डू यू थिंक द मॉडल सफ़र फ्रॉम मल्टीक्लिनरिटी, इफ यस देन व्हाट आर द पॉसिबल रेमेडीज ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले बोला क्या ये जो आपके पास मॉडल गिवन है क्या इसमें मल्टीक्लिनरिटी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको याद हो तो मैंने बोला था कि मल्टीक्लिनरिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोरिलेशन बिटवीन xi, xj नॉट इक्वल टू +-1 हो, मतलब दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन ना हो, मतलब लीनियर रिलेशनशिप ना हो। और यहाँ पे जो भी दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है ना, एक तो लीनियर फॉर्म में है और दूसरा स्क्वायर फॉर्म में है। तो इतना नॉर्मली अगर बस इतना मॉडल को देखा जाए तो इसमें मल्टीक्लिनरिटी हमें नहीं दिख रहा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप ये फॉलो नहीं करेगा। अब एक्स टी स्क्वायर को कुछ और अज्यूम करके तब जाके सॉल्व करोगे तो हो भी सकता है, बट लेकिन इतना बस मॉडल को देखने पे हम साफ साफ बोलेंगे ये लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करेगा, दोनों ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो इसमें मल्टीक्लिनरिटी के चांसेस नहीं है। बट फिर भी लिख देना कि अगर ये तो पहले लिख दो कि नो मल्टीक्लिनरिटी नहीं है, उसके बाद आपको बोला है कि इसका रेमेडियल मेजर लिख दो। अब लिख देना अगर मल्टीक्लिनरिटी होता तो इसकी रेमेडियल मेजर जो थ्योरी आपको पढ़ाई है मैंने वो पूरा का पूरा इसमें लिख देते आप। इसके बाद बोला कि सी पार्ट में स्टेट प्रूव दैट द मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ द स्लोप कोफिशिएंट इन 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, मतलब आपको एफिशिएंसी ऑफ बीटा 2 हेड प्रूफ करना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में। आई होप आप सभी के पास वो जो भी आपने मुझसे पढ़े हैं तो आपके पास तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको और आपने कहीं और से कॉलेज से पढ़ा हुआ है, कहीं से भी पढ़ा हुआ, तो एफिशिएंसी ऑफ बीटा 2 हेड इसमें प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में। तो मैं इतना ही कर रहा हूँ आज की क्लास के लिए, और क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई होगी। तो मेरा जो मेन आइडिया था आप लोगों का ये देना कि आपको एक आइडिया मिले कि क्या सब आपको प्रिपेयर करके जाना है एग्जामिनेशन के लिए, और क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करना है और किस तरीके से डील करना है। फिर भी 2017 मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा, 2017, 2018 एंड 2019 इंग्लिश में सुन लो, 2017, 2018 एंड 2019 इन 3 ईयर के पेपर आप अच्छे से डिस्कस अच्छे से बना लीजिए। किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो मुझसे पूछ लीजिए, और इस 3 ईयर क्वेश्चन को करके आप पेपर में जाइए, आप अच्छा मार्क्स कर मतलब लिख लोगे। क्योंकि एंड में आप मुझे नहीं लगता, अच्छा जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है, वो पूरा का पूरा आराम से लिखेगा, पूरा जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे अटेम्प्ट कर लोगे आप। और जिसने नहीं पढ़ा वो बस पास होने के लिए पढ़ रहा है, तो कम से कम 2017, 2018 एंड 2019 ये 3 ईयर के पेपर आप अच्छे से देख के तब बैठिएगा इस बार 2022 के पेपर में। ये वीडियो 2022 के एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।